अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम। क्या हाल है आप लोगों का? अच्छा, एक वर्ल्ड कप क्रिकेट की बात नहीं हो रही, एक बता दो, फुटबॉल की बात हो रही है। एकदम से हो जाता है ना कि भाई हम क्यों दोबारा वो बात करें, उस पर हम दोबारा नहीं जाएंगे। उस वजह से हमने थोड़ी सी बात करनी है, नॉट लेटर इन द शो। लेटर इन द शो, हमारी टीम से मुताल्लिक नहीं है। लेकिन वर्ल्ड कप फुटबॉल क्वालिफायर राउंड 2 आपको पता ही है, हम बहुत अरसे से आपको बता रहे हैं, वो जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में होना था, पाकिस्तान को ताजिकिस्तान के हाथों 1 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त हुई है। इतनी आपने लंबी तमहीद बांधी है, बताना ये चाह रही थी हार गए। तो उसको बाय द वे जब 6 गोल से शिकस्त का सामना करना पड़ा है, वी लॉस्ट द मैच। तो थोड़ा सा सॉफ्टन द ब्लो भी आपने कभी सुना? वो एक टर्म होता है कि कोई बहुत ही खतरनाक बात हो तो उसको आराम आराम से करके बताओ। चलिए कोई नहीं, मेरा ख्याल है कि मैं इसमें सिल्वर लाइनिंग तलाश करूंगा और मैं कहूंगा कि हम यहाँ तक पहुंचे, इससे पहले आपने कभी सोचा था या कभी सुना था? हाँ। इससे तो सिल्वर लाइनिंग में ये है कि एटलीस्ट हमारे यहाँ ये मामला शुरू हो गया है। और ये फार और अवे खिलाड़ियों का मामला जो है, ये अर्जेंटीना जो वर्ल्ड चैंपियंस हैं उसमें भी कितने खिलाड़ी हैं मुतअद्दिद जो। अब मैं आपको सिल्वर लाइनिंग बताती हूँ, क्राउड चेक करें जरा। क्राउड बहुत अच्छा, मतलब कि हमारे यहाँ क्रिकेट के अलावा कोई स्पोर्ट हो रहा हो, जो कि फुटबॉल इज वेरी पॉपुलर, लेकिन कभी इस तरह एक्सपीरियंस नहीं किया था ना, तो लिहाजा जब नेशनल टीम्स का पाकिस्तान का हुआ ताजिकिस्तान के साथ और बाहर से टीम आई हुई है, अच्छी टीम है, तो लोग देखें, विच ओनली शोज यू कि अगर इस स्पोर्ट को फ़रोग़ दिया जाए, फुटबॉल को, और सीरियसली इस पे काम किया जाए पाकिस्तान में, पीपल लव इट। सो दिस कुड बी मैं एक बात बताऊं, द नेक्स्ट बिग थिंग। किसी छोटी टीम के साथ अगर क्रिकेट मैच होना तो इस तरह हमारा स्टेडियम नहीं भरा होता। चाहे कोई भी आप मैच ले लें, रीसेंट टाइम्स के क्रिकेट मैच ले लें, लेकिन ये ताजिकिस्तान के साथ हमारा फुटबॉल मैच है और स्टेडियम भरा हुआ है। यू नो, आई वाज स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम और कल कितने ही लोगों ने स्टोरीज लगाई हुई थी एंड दे वर प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर मैच। दिस इज अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि अदरवाइज तो टीवी पे ही देखते हैं ना कि अपनी फेवरेट टीम्स का कहीं मैच हो रहा होता है और लाखों की तादाद में लोग जमा हुए होते हैं। हमने पहले कुछ तनकीद की थी, बल्कि पॉइंट आउट किया था कि हमारा स्टेडियम, दिस वन इस्लामाबाद में जिना स्टेडियम, इज नॉट रियली इक्विप्ड फॉर एन इंटरनेशनल लेवल का मैच, लेकिन कुछ ना कुछ उन्होंने बेहतरी ले ही आए। लोगों को तो आप नहीं रोक सकते, पीपल लव फुटबॉल और भरा हुआ था स्टेडियम। This is a sign that we should invest more in football. Absolutely. We should encourage more people. और हमारे यहाँ जो अपना टैलेंट है वो तो है ही, इसके अलावा जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उन बच्चों को हमसे ज़्यादा मौक़े मैसर होते हैं और दुनिया भर में ये होता है। हमारे यहाँ शायद आपको नया कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, यूनिक, वो बच्चे यहाँ आकर पाकिस्तान के लिए खेलें, वहाँ की अपनी एक्सपर्टीज़ जो उन्होंने सारी उम्र वहाँ रहकर सीखी हैं और एक्सपर्टीज़ हासिल की हैं, ट्रेनिंग की है, वो यहाँ आकर अपने लड़कों को इम्पार्ट करें और हमारा सीन अच्छा करें। अच्छा, इसमें हम मज़ीद भी बात करेंगे, ज़रा आपके अच्छे आइडियाज़ हैं, बट वील टॉक अबाउट दैट मोर लेटर इन द शो, क्योंकि हमारे साथ होंगे फॉर्मर पाकिस्तान फुटबॉल कैप्टन ईसा खान, बट दैट विल कम लेटर। उसके अलावा एक और आपको पता ही है कि ट्रोलिंग भी हो रही है, आरा भी सामने आ रही हैं और इस ख़ास जमात का एक रिवायत है, वतीरा है या एक पैटर्न है कि जब भी कोई सच बोलने की कोशिश करता है तो ये हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाते हैं। हम बात कर रहे हैं पीटीआई की। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका के इंटरव्यू की बाज़गश्त चारों तरफ महसूस की जा रही है और इस इंटरव्यू में इंकशाफात भी थे, एतराफ़ात भी थे। वैसे अगर खावर मानिका साहब का ये इंटरव्यू देखें और इसके पहले के उनके बयानात देखें तो आप थोड़े कंफ्यूज होते हैं कि काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि जिस कन्विक्शन के साथ ये पहले बयानात देते थे और उसी कन्विक्शन के साथ इन्होंने ये इंटरव्यू दिया, तो इसमें से सच क्या है? नहीं, तो यही तो सारी बात है। और बाय द वे आप कन्विक्शन की बात कर रहे हैं, लड़ाई करते हुए जवाब देते थे आपको। अगर आप इनकी पिछली वीडियोस वगैरह 4 साल पुरानी निकाले तो जब इनसे कोई सवाल या कुछ किया जाता था तो लड़ने को आ जाते थे इन डिफेंस। और ये छोड़ें आप, मैं आपको बताता हूँ, अरे ये तो बड़ी अच्छी बात पूछ ली आपने मेरे से। ये बहुत अभी भी उसी कन्विक्शन के साथ इन्होंने जवाब दिए, लेकिन उसी कन्विक्शन के साथ कहानियां घुमा घुमा के दी हैं। तो अब यू हैव अ वेरी वैलिड क्वेश्चन कि क्या सच
सच है और क्या गलत है, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हैविंग सेड दैट बहुत ही ये सोशल मीडिया पे तो एटलीस्ट अगर आप देख लें, इनफैक्ट सोशल मीडिया से लेकर गलियों और बाज़ारों में बातें हो रही हैं इस इंटरव्यू के हवाले से। खावर मानेका के इंटरव्यू के दीगर पहलू अपनी जगह, लेकिन इस इंटरव्यू में एक अहम इशू की तस्दीक भी हो गई है कि चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी का निकाह आखिर कब हुआ था। तो ये बड़े कैटेगोरिकली एक बात जो है सामने आ गई। अच्छा, बहुत से लोग ये आ रहा है, बहुत से लोग ये आ रहा है कि पर्सनल मैटर है। भाई ये सर्टनली ये पर्सनल मैटर है, लेकिन जो पब्लिक लोग होते हैं, डोमेन में लोग होते हैं, पॉपुलर लीडर्स होते हैं, उनके पर्सनल मैटर्स भी पब्लिक मैटर्स होते हैं। और दूसरी बात ये कि ये मामला इसलिए भी आज तक डिस्कस होता है क्योंकि इस ज़मीन में झूठ खड़ा गया था और झूठ बोला गया था, और दूसरों को इसमें टारगेट कर कर उनको ट्रोल किया गया था, हिरास किया गया था। सुने क्या कहा खावर मानेका ने। किस तारीख को आपकी तलाक हुई थी? खानजादा साहब, ये 14 नवंबर 2017 को 14 नवंबर 2017 को हुई थी, और 1 जनवरी 2018 को शादी हुई, जिसके ऊपर ज़ाहिर कंट्रोवर्सी पैदा हुई। मुफ्ती सईद साहब कहते हैं कि मुझे 2 दफ़ा मैंने निकाह पढ़ाया, एक दफ़ा पहले पढ़ा दिया। ओन चौधरी साहब कहते हैं ये इसलिए करना पड़ा और छुपाना पड़ा कि बीबी ने कहा था कि 1 जनवरी को करनी है क्योंकि ऊपर से हुक्म आया है। इद्दत तो तभी तो कंप्लीट होती ना कि 14 नवंबर के बाद 3 महीने पूरे होते वो निकाह करती। उन्होंने तो उससे पहले निकाह, जो मैंने सुना है, ख़बरों में हमने सुना, और आज तक मुझे तो नहीं पता उसकी तस्दीक हुई भी है कि नहीं हुई, लेकिन जो मैंने सुना पहली कॉल है, तो उनका तो मुफ्ती साहब ने तो अपने बयान में बड़ी खूबसूरत बात की है। उन्होंने बताया कि अगर इद्दत की मुद्दत तकमील पूरी ना हुई हो तो वो अल्लाह ताला के अहकाम के मुनाफी और इज्तिहाद है। अच्छा, उसके बाद दोबारा भी हुआ था। अब इस पूरे मामले 2 बार पढ़ाया गया था। हाँ, ये तो था ही। वैसे ये लोग क्यों करते हैं? जब इतने पब्लिक फिगर्स होते हैं, आपको पता नहीं होता कि बातें बाहर आ ही जाएंगी इवेंचुअली, और फिर इतनी कंफ्यूजन होगी, तो डोंट लाई अबाउट। खैर एनीवे, कौन समझाए इनको। तो आपको याद दिला दें कि इस पूरे मामले की बुनियाद जो है वो सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा की इमरान खान और बुशरा बीबी के निकाह की खबर थी, जो उमर चीमा ने तकरीबन कोई 1.5 माह पहले यकम जनवरी 2011 को ब्रेक की थी। 2018 की बात हो रही है एग्जैक्टली, क्योंकि वो कह रहे हैं ना खावर मानेका खुद के 14 नवंबर 2017 को तो उनकी तलाक हुई थी। उमर चीमा ने इंकशाफ किया था कि बुशरा बीबी ने दौरान इद्दत इमरान खान से निकाह किया। खबर देने के बाद वही हुआ जो होता है हमेशा। उमर चीमा खासे मुश्किल में आ गए थे। चेयरमैन पीटीआई ने इस खबर की तरदीद की थी और पीटीआई रहनुमाओं से लेकर कारकुनान ने बुरा भला कहा था, गालियाँ, बुरा भला क्या कहा था, गालियाँ देते हैं ना ये लोग, और धमकियाँ तक दी गई थी, लेकिन वो अपनी खबर पर कायम रहे थे। और इस खबर की वजह से जंग और जियो न्यूज़ भी ज़ेरे अताब रहा। आज जब ये सारा मामला खुला है तो सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा भी सुरखरू हुए हैं, जंग और जियो भी सुरखरू हुआ है, और कई साल बाद ही सही ये साबित हुआ है कि जो खबर 5 साल पहले आई थी उस वक्त वो सच थी और उसे वक्त ने सच साबित किया। सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा ने हमें ज्वाइन किया। ये सारी बातें उन्हीं से पूछ लेते हैं। उमर चीमा, खावर मानेका का ऑब्वियसली एक इंटरव्यू है, तहलका मचा दिया इंटरव्यू ने, सारों ने देखा और उन सब बातों की तस्दीक हुई जो आप 5 साल पहले बता चुके थे। तो पहले तो ये बता दें कि बतौर सहाफ़ी आप समझते हैं कि सुरखरू हुए आप? देखिए, मैं तो काफ़ी देर से सुरखरू हो चुका हूँ, बल्कि मैं जब स्टोरी की थी तो मैंने पूरी अपनी छानबीन की थी, उसके बाद मैंने स्टोरी की थी, और नो डाउट कि ये एक बहुत बड़ी स्टोरी थी और इसमें बड़ा रिस्क भी इन्वॉल्व था। लेकिन जो भी मुतलका स्टेक होल्डर्स से उन सब से मैंने बात की, बशमूल खावर मानेका साहब से, क्योंकि इनको पूछना इसलिए ज़रूरी था। मैं सोच रहा था कि अगर मैं ये कह दूँ कि शादी हो गई है और खावर मानेका साहब बाद में आ जाएं, वो कहें जी मैंने तो अभी तक तलाक ही नहीं दी, तो मेरी सारी स्टोरी जो है वो उधर ही ख़त्म हो जाएगी। और मुफ्ती साहब से भी मैंने पूछा, जो बाकी हैं ओन चौधरी साहब, इनसे भी मैंने पूछा, और भी जो कोई उस केस में लोग इन्वॉल्व थे, किसी से कोई मालूमात मिली, कुछ से नहीं मिली। लेकिन सुरखरू तो देखें, जब इमरान खान ने ख़ुद शादी का इकरार कर लिया तो मैं उस टाइम सुरखरू हो गया। पहले 24 घंटे उन्होंने जवाब ही नहीं दिया उस मामले पे। जब मेरी स्टोरी आई 6 जनवरी को, स्टोरी आई 6 जनवरी 2018 को, 1 जनवरी को ये निकाह हुआ था। फिर मुझे कोई तकरीबन
मेरे ख्याल के 3 जनवरी को पता चल चुका था, और उसके बाद मैंने कोई 3 दिन और उस पर अपना काम जो उसको वेरीफाई करते हुए मेरे लग गए। तो बाद में खान साहब ने कहा जी कि नहीं, हमने तो रिश्ता भेजा हुआ है अभी। फिर बाद में कोई 16 फरवरी को उन्होंने ऐलान कर दिया। बेसिकली वही लोग, वही गवाह जिनका हम जिक्र कर चुके थे अपनी स्टोरी में, वही सारे उनके साथ तस्वीर में भी थे। बल्कि मुझे पता चला कि उन्होंने ये भी कहा कि जिसने जो भी कपड़े उस दिन पहने हुए थे 1 जनवरी को, वही कपड़े पहन कर आए। उनका ये ख्याल था कि शायद मेरे पास कोई तस्वीर है, वही ना मैं जारी कर दूं। तो लिहाजा ये बात तो काफ़ी हद तक उस टाइम अय्या हो चुकी थी। और बाय द वे ये मेरे खिलाफ उस टाइम पैमरा में भी गए, और बाद में इन्होंने कहा जी कि ये झूठी खबर चलाई है, और बाद में वो पैमरा ने भी इनकी एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं किया कि ये खुद झूठ बोल रहे थे। तो ऑब्वियसली जो उन्होंने खावर मानिका ने अभी बात की है, तो वो एक तरह से, बल्कि एक तरह से क्या, बल्कि हर तरह से मैं आज तक जो भी बातें इस मामले पर लिख चुका हूँ, कर चुका हूँ, उसकी उन्होंने तस्दीक की है। उमर, आप हमारे साथ हैं, हम इसके पर्सनल और पब्लिक मैटर होने पे भी बात करेंगे, लेकिन 2 नंबरी आप चेक करें और दिमाग की 2 नंबरी चेक करें और फतूर की इख्तरा देखें कि कपड़े वही पहन के आए। दोबारा जब निकाह होगा तो हम दोबारा से फ़ोटो सेशन करेंगे ताकि किसी को फील ना हो कि निकाह दोबारा हो रहा है। इसमें आई एम सॉरी बट ये खासे शैतानी दिमाग में ख्यालात आ सकते हैं। बात ये है कि अगर आम दुनिया में ऑल्दो इद्दत में तो निकाह वैसे ही जायज़ भी नहीं है, नहीं अलाउड, नहीं होना चाहिए। और ये कोई बच्चों का खेल नहीं है कि किसी को पता नहीं होगा जी गलती से हो गया। ये गलतियां नहीं होती हैं, बड़ी इंटेंशनल चीज़ें होती हैं। और फिर एक तो गलती करके उसके बाद छुपाने की और 10 गलतियाँ करें। और खावर मानिका साहब ने यह भी कहा है कि उनसे रब्ता करके जुल्फी बुखारी और फराह गोगी ने कहा था कि आप तलाक की डेट ही बदल दें। पीछे कर लें। खैर, क्योंकि हम निकाह तो कर नहीं सकते, हम निकाह तो उसी टाइम करेंगे चूंकि हुक्म हुआ है, तो हम परस्ती कहें क्या कहें इसको। खैर, अब उमर ये बताइएगा, जब ये सवाल उठाया जाता है और बिल्कुल जायज़ उठाया जाता है कि किसी की ज़ाती ज़िंदगी को यूँ डिस्कस करना अच्छी सहाफ़त है या नहीं है, तो इसका एक काउंटर सवाल ये है कि ज़ाती ज़िंदगी का ये शादी वाला फ़ैसला जो है बात के मामलात पर भी बहुत असरअंदाज हुआ है। क्या आप ये समझते हैं कि अगर ये शादी ना होती तो ना पंजाब की किस्मत में उस्मान बुज़दार आते वज़ीर आला की हैसियत में, या तहरीक इंसाफ हुकूमत के जो दीगर करप्शन के मामलात हैं, तैनातियाँ, पोस्टिंगें, पैसे लेना ना लेना और जो मामलात इससे जुड़े सामने आए हैं, ये सब ना होता अगर ये शादी ना होती? जिन ममालिक से हम एक गाइडेंस ले रहे होते हैं जी कि जर्नलिज्म ये होती है या ये होती है, और उसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि वाशिंगटन पोस्ट जिस इसका जो मालिक है वो अमेज़ॉन का भी ओनर है, जेफ बेजो। तो वो उसकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में, यानी कि जब उसकी तलाक हुई तो उसकी ख़बर भी वाशिंगटन पोस्ट में चली थी और सारी डिटेल्स के साथ चली थी, उसका मौक़िफ़ लेकर चली थी। इसी तरह जो न्यूयॉर्क टाइम का ओनर है, उसकी अपनी डाइवोर्स की खबर भी उधर चली थी, बल्कि शादी हुई तो वो भी खबर चली थी। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिस पे इन्होंने, ये एक लोगों को चुप कराने का तरीका है कि जिस पे आप चाहते हैं लोग बात करें जी कि बड़े वली अल्लाह हैं जी, बड़े हाजी हैं, उस पे लोग बात करें, दूसरे पे बात ना करें। और फिर ये जो दूसरा आपने पॉइंट उठाया है कि इनके मामले में ये और ज़्यादा अहम हो जाता है कि ऐसी खातून के जिसको जो उनके मियाँ वो भी एक हर मौके पे, हर इशू पर उनके जो एक मशीर अव्वल थी वो ही खातून थी। तो इस तरह की खातून का उनकी ज़िंदगी में आना वो बड़ा इम्पॉर्टेंट था। इसके अलावा एक हमने पहले जिस तरह इनका चूँकि एक पीर मुरीद वाला ताल्लुक़ भी था, तो उसको एक रिश्ता अज़दवाज में आना वो भी एक इम्पॉर्टेंट था। फिर जब हम ये तो बड़े इनके जो फॉलोअर्स हैं वो भी कह रहे होते हैं जी कि इमरान खान पाकिस्तान की सेलिब्रिटी नंबर 1 है, तो जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं वो डिस्कस होती हैं, उनकी सारी ज़िंदगी डिस्कस होती हैं। ये नहीं होता कि आप क्या चाहते हैं कि फ़लाँ चीज़ है, इस पर बात करनी चाहिए, फ़लाँ पर बात नहीं करनी चाहिए। कभी जब मेरी खबर आई तो उस टाइम भी इतराज़ थे कि जी खबर ठीक है या नहीं। अभी जो खावर मानिका साहब है उनका इंटरव्यू आया, उस पर भी इतराज़ हैं। कंटेंट पर बात ही नहीं करते कि इसमें है क्या, ये बात दुरुस्त है या गलत है, या जिस बंदे के बारे में है वो अगर झूठ बोलता रहा तो उसकी शख्सियत के बारे में हम क्या अर्ज़ कर सकते हैं। जो अहम इश्यूज़ होते हैं उन पर ये बात ही नहीं करते। बॉटम लाइन ये है कि जिन्होंने एक बात माननी है बस उन्होंने माननी है, उसके बाद आप 1000 प्रूफ सामने आके रख दें
तो उन्होंने बस आंखों के ऊपर ना जैसे वो पट्टी लगाई हुई है, वो नहीं मानेंगे। ये तो डोंट इवन ट्राई। नहीं, इसके तहत सच बोलना या हकायक नहीं, आप अपनी जगह सच बोलें और जरूर हकायक उठाएं जिस तरह आप कह रहे हैं, लेकिन उनमें से भी जिन्होंने नहीं मानना वो नहीं मानेंगे। मेरा ख्याल है टाइम वो परसेंटेज कम होती जाती है, उसको कल्ट फॉलोइंग ही कहते हैं ना। अदरवाइज आप अगर आपके सामने एक 2 + 2 = 4 लिखा हो और एक शख्स ये कह रहा हो 2 + 2 = 5 है, तो आप कुछ लोग तो वो 5 ही समझेंगे, लेकिन बाकी लोग आहिस्ता आहिस्ता कायल हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वही लोग फिर वो एक वोटर बेस भी होती है, वो बड़ी आगे चीज़ें अनफोल्ड होती हैं। एनीवे, उमर चीमा आप हमारे साथ हैं। तो अब मानिका साहब ने जो इंकशाफ किए हैं या एतराफ़ किए हैं तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स जिनकी हम बात कर रहे हैं और उनके वोटर्स, इसका क्या असर उन पे पड़ सकता है इस सारी बात का? अगर तो कोई असर पड़ेगा तो आपको लगता है कि कोई मसला बनेगा या फिर जिन्होंने नहीं मानना वो नहीं मानेंगे और आगे चल पड़ेंगे? उनके लिए भी ये एक दचके से कम नहीं है, इसीलिए वो कंटेंट पर बात ही नहीं करना चाहते। उसमें इंकशाफात क्या हुए हैं, उसमें हकायक क्या बयान किए गए हैं, उस पर वो बात नहीं कर रहे। किस तरीके से ये उनके घर जाते थे, या वो जो कह रहे हैं कि मैं 1-2 दफ़ा अपने नौकर के ज़रिए उनको बाहर निकलवाया, तो वो किस तरीके से एक हर्ट फील करते हैं या कि अगर कोई बंदा ये सोचे कि क्या यानी कि ये इमरान खान का ही मामला है या किसी भी शख्स के साथ हो तो ये दुरुस्त है या गलत है। तो अगर इस तरह के सवालात तो बहुत ज़्यादा हैं, और ऐसे बंदे के बारे में कि जो एक बहुत जो हर एक के पीछे डंडा लेके एक फिर रहे होते हैं कि फ़लाँ गलत है, फ़लाँ चोर है, फ़लाँ डाकू है, फ़लाँ झूठा है। तो बाकी अब देखें यानी कि लोगों पर क्या असरात होते हैं। 2018 में जब स्टोरी आई थी तो उस टाइम इलेक्शन थे, तो लोगों ने तो वोट तब भी दिया था। गो के जो आज़ाद सोच के मालिक थे उन्होंने तो कोई ना कोई स्टोरी से अखज़ कर लिया होगा कि बेशक खान साहब झूठ ही कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ देर बाद ख़ुद उसी खातून के साथ रिश्ता इज़्दिवाज में अपने आप को मुंसलिक करके तो मेरी खबर को सच्चा साबित किया। तो वो उस टाइम भी था, 2018 के इलेक्शन थे, कुछ देर पहले की ये खबर है। तो अभी जो 2024 में इलेक्शन होने जा रहे हैं तो ये उतना ही फ़र्क है अभी भी। लेट्स सी कि इसमें लोग उससे क्या हज़ करते हैं, अपनी राय बदलते हैं या कि उसी पर कायम रहते हैं। Oh, that remains to be seen. Umar Chima, thank you. Thank you, Umar. Thank you for being with us. राय बदले ना बदले ये तो उनका मसला है और उनका मामला है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी एक बात उमर आपने की है और एक पॉइंट है कि जब हकायक आपके सामने आ जाएं तो फिर आप उसके कंटेंट से नज़र चुराएं और जानबूझकर उससे जान बचाते हुए, उसको कतराते हुए आप उसके और पहलुओं पर डिस्कशन शुरू कर दें कि ये इंटरव्यू होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, ये लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था, लेकिन क्या कहा जा रहा है या क्या उसमें हकायक बयान किए जा रहे हैं उस पर आप कोई डिस्कशन ना करें। And from a perspective और वो डंडा लेकर पीछे पड़ने वाली बात भी 100% दुरुस्त है कि एक ऐसी जमात और उनके ऐसे रहनुमा जो मैं कहता हूँ जिन्होंने मोरल पुलिसिंग की भी इंतहा की जब वो बरसर इख्तदार थे कि फलां पहनना चाहिए और मर्द कोई रोबोट तो नहीं है और ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, और पूरी एक मतलब एक लिटरली एक स्क्रिप्ट भी लिखी जाती ना किसी नॉवल की, तो वो ये ना होती जो एक्चुअली सामने चीज़ें आई हैं। तो कहना कुछ और करना एक्चुअली कुछ, ये बड़ी अजीब सी बातें लगती हैं। क्या आपने किसी को पीर बनाया और फिर नहीं, पीर तो वो थी ना, पीर बनाया आपने एज एन, आप उसके मुरीद हुए और फिर उसका शौहर ये कहता है कि आप रात को लंबी लंबी उससे बातें किया करते थे और वो जो खातून है उसकी दोस्त एक फ़ोन फराहम करती है जिसके नंबर का उसके मियाँ को नहीं पता होता कि छुप के तुम बात कर लो इस आदमी के साथ जिसके 5 बच्चे और उसके बाद आप मुरीद हैं और आप अपनी पीर से शादी कर लेते हैं। That's like a little messed up. I'm sorry. It is messed up, लेकिन सवाल तो फिर ये भी बनता है ना, वो जो शौहर अपनी सारी रुदाई सुना रहे हैं, तो अगर फोनों पे बात हो रही थी थोड़ा सा पूरी रात थे तो आप किधर थे? मतलब आपको जब पता था कि क्या है, कुछ होल्ड तो होना चाहिए था अपनी फैमिली पे। यंगस्टर्स आर डूइंग सो वेल, कभी कभार दिल भर आता है जब हम उनकी अचीवमेंट्स देखते हैं। जैसे कि आपको बताएं कि गुजरांवाला की 16 साला तकवा अहमद पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ की पहली यूथ एडवोकेट मुकर्रर हो गई हैं
और अगरचे तकवा जो है वो पैदाइशी तौर पर रीढ़ की हड्डी के मसाइल का शिकार है, लेकिन उन्होंने माजूरी को अपने इरादों की राह में रुकावट नहीं बनने दिया। एंड दिस इज़ द एग्जाम्पल, द इंस्पिरेशन जो हम देखना चाहते हैं। तकवा इज़ कॉन्फिडेंट, शी इज़ टैलेंटेड और इरादे इनके बहुत बुलंद हैं, अपने लिए, अपने जैसों के लिए और तमाम बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए बहुत कुछ करना चाहती हैं। इसी पे बात कर लेते हैं। तकवा ने हमें ज्वाइन किया है फिल्म गुज्जावाला। तकवा, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, आपके पेरेंट्स को मुबारक हो। अब ये बताइएगा कि आपका जर्नी आसान रहा, मुश्किल रहा, और फिर जर्नी में ये इतना इम्पोर्टेंट पड़ाव आना कि आपको यूनिसेफ ने अपनी पहली यूथ एडवोकेट मुकर्रर कर दिया, ये कैसे पॉसिबल हुआ? जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। एंड जी, ये जर्नी आसान तो बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि एक तो पहला बेटी होना, फिर उसके ऊपर से डिफरेंटली एबल्ड होना, ये दो चैलेंजेस एक साथ सामना करना पड़ा इनका। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे शुरू से यही कहा था कि तकवा, वी विल फाइट फॉर यू, और हम इस सोसाइटी के जो पर्सपेक्टिव है उसको ज़रूर चेंज करेंगे तुम्हारे लिए। तो दे आर चेंजिंग इट, एंड आज उसका नतीजा आपके सामने है कि अल्लाह पाक ने मुझे इतनी बड़ी कामयाबी से जो है वो नवाजा है। तो उसके लिए मैं अपने पेरेंट्स का, अल्लाह पाक का, और तमाम लोग जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं जिन्होंने मेरे लिए दुआ की, उनका बहुत शुक्रगुजार। बहुत अच्छा तकवा, ऑलरेडी आप बहुत अच्छा बोलती हैं, और जो अच्छा बोलता है वो अच्छा सोचता है। तो सोच पहले है जो कि इम्पोर्टेंट है। अब ये बताएं कि ये बात जो है सोशल मीडिया की पावर को इस्तेमाल करना, और अब्यूज़ तो हम देखते ही आते हैं, रोज़ ही हम देख रहे होते हैं कि सोशल मीडिया की नेगेटिव पॉइंट्स बहुत हैं। इनफैक्ट लोग ज़रा तंग भी आ जाते हैं। आपने बड़ी अच्छी तरह उसको यूटिलाइज़ किया। किन टॉपिक्स पे, किन बातों पे नेचुरली आपका रुझान है कि वी शुड टॉक अबाउट दोज? जो है, ये जो प्लेटफॉर्म्स हमें दिए जाते हैं, इनको कैसे यूज़ करना है ये हमारे अपने हाथ में। अब सोशल मीडिया हमें खुद तो नहीं ना कहेगा कि मुझे पॉजिटिवली इस्तेमाल करो या नेगेटिवली इस्तेमाल करो। तो ये हमारे अपने पास इख्तियार है कि हम इसको किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं, अपनी एनर्जी को किस तरह हम लोगों तक पहुंचाते हैं अपनी एनर्जी को, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और मेरा जो रुझान है वो जो है एक्सेसिबिलिटी, पर्सन्स विद स्पेशल नीड्स की, और बच्चों की एजुकेशन, और इंक्लूसिव सोसाइटी के ऊपर, और इंक्लूसिव एजुकेशन, पीस एंड पॉजिटिविटी, और सोशल वैल्यूज़। बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं आपके। सफर तय करना है लिटरली इंक्लूसिविटी के ऊपर, इवन अपने शहरों को, अपने इलाकों को, सोशल वैल्यूज पे बात करना को डिफरेंटली एबल्ड पीपल के लिए एक्सेसिबल बनाने पे भी एक बहुत तवील काम करने की बहुत लंबी जंग है ये। लेकिन आपने अपने छोटी छोटी अपनी बातें, अपना रूटीन, आप किस तरह से ज़िंदगी के रोज़मर्रा मामलात मैनेज करती हैं, आपने यहाँ से सोशल मीडिया पर लोगों को आगाही देना शुरू की। उसके बाद आप कुछ बता सकती हैं कि क्या आपको रिस्पॉन्सेज आए? कुछ लोग थे जिन्होंने आपसे रब्ता किया कि भाई हमें आपको देख के इंस्पिरेशन मिलती है, या हमने ये आपसे सीखा? कोई स्टोरी जो आप शेयर करना चाहें? जी, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लोग से सामना हुआ मेरा, क्योंकि कई लोगों ने बहुत हेट्स कमेंट्स भी किए, और कई लोगों ने इनकरेज किया। उन्होंने कहा कि तकवा, आप अपना सफ़र जारी रखो। और देखें, मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी ये फील नहीं होने दिया। उन्होंने कहा, तकवा, अगर कोई नेगेटिव बात करता है, यू हैव टू लेट इट गो एंड जस्ट बी व्हाट यू आर। और सबसे ज़्यादा जो मेरे एक अंकल हैं, रेहान अल्लाह वाला, उन्होंने बहुत इनकरेज किया। उन्होंने कहा कि तकवा, नेगेटिव कमेंट्स हर कोई करता है, आपको अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है। आपको ये नहीं देखना कि कौन नेगेटिव बात कर रहा है, आपको नेगेटिव चीज़ को भी पॉजिटिव वे में लेके उसको अपने आप में मज़ीद बेटरमेंट के लिए इस्तेमाल करना है। आपने ये नहीं देखना कि कोई नेगेटिव कर रहा है, आपने बस ये सोचना है कि आप जो कर रही हो, बस आपने उसको कंटिन्यू रखना है। अच्छा, हम आपकी साथ साथ तस्वीरें भी देख रहे हैं तकवा, और कोई ऐसा इवेंट नहीं है जिस पे आपकी प्रेजेंस ना हो। बहुत ही अचीवमेंट्स हैं आपकी, बड़े सर्टिफिकेट्स आपको मिल रहे हैं, बड़ी इनकरेजमेंट आपको मिल रही है। नथिंग रियली स्टॉप्स योर विल। आपको देख के पता चल रहा है कि अगर कहीं कोई इंपॉर्टेंट ओकेजन है, कोई इवेंट है और आपने पहुंचना है तो आप पहुंच जाती हैं, विच इज़ कमेंडेबल बाय द वे। लेकिन इसमें ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पेरेंट्स का कितना बड़ा रोल है आपकी इस ग्रोथ में।
बताएं, आप अकेली हैं, उनकी बेटी, आपके भाई बहन भी हैं, और ज़रा अपने फैमिली के डायनामिक्स के हवाले से बताएं। जी, मैं I'm very thankful to have such lovely and supportive family. मेरा एक छोटा भाई है, his age is 10 years and he's in 4th class. और he is also do karate और he is purple belt right now. Already at the age of 10? Wow. जी, और माशाल्लाह वो भी बहुत सपोर्टिव है, और मेरी फैमिली ने मुझे कभी भी ये एहसास नहीं होने दिया कि मेरे पास अगर एक एबिलिटी नहीं है तो उसके बारे में मुझे बार बार ये बताया जाए कि मेरे पास ये नहीं है। दे सेड दैट तकवा हम आपके साथ हैं, और जो भी अगर आपके पास अल्लाह पाक ने आपको एक डिफिशिएंसी दी है तो उसके एवज आपको बहुत सी जो है एबिलिटीज से भी नवाजा है। तो आप उन चीज़ों को मत देखें जो आपके पास नहीं है, आप उनको सोचें, उनको देखें, उनको वैल्यूज दें जो चीज़ें आपके पास हैं। तो इसमें मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली का बहुत बड़ा रोल है मेरे आज। आई एम श्योर और आपने भी हिम्मत की, उन्होंने आपका साथ दिया और आप बहुत कुछ अचीव कर पाई हैं, एंड देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। क्या इरादा है आपका? एक तो जो 16, सो आपने प्रोफेशनली क्या करना है, क्या बनना है, वो भी हमसे शेयर करें। दूसरा, आप यूनिसेफ की पहली यूथ एडवोकेट मुकर्रर हुई हैं, तो किस किस चीज़ के बारे में एडवोकेसी करना चाहेंगी? क्या टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आप चाहेंगी कि ज़्यादा बात करें? I want to make positive change in the world. My life goal is to attain worldwide peace by empowering individuals regardless of their socio-economic status, caste, language, religion or nationality. ये हमारा पर्सपेक्टिव है, और साथ ही साथ बच्चों की एजुकेशन, स्पेशल पर्सन्स की इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव सोसाइटी, और लोगों को पर्सपेक्टिव चेंज करना मेरा मोटिव है। और मेंटल हेल्थ पे भी आपसे बात करना है, हमें मेंटल हेल्थ पे भी बात करना चाहते हैं। मेंटल हेल्थ भी बड़ी ज़रूरी है। जी, क्या कह रही थी आप? कंटिन्यू। मैंने कहा क्लाइमेट चेंज और मेंटल हेल्थ पे भी मैं इंशाल्लाह काम करूंगी वन, और आई विश टू बी द जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। वाह वाह, ये बात हमें पसंद आई कि और माशाल्लाह जो आप कर रही हैं 16 साल की उम्र में, और इसी तरह इसी पैशन और स्पीड के साथ आप करती रहेंगी तो व्हाई नॉट, वो जगह भी आपके लिए पहुंच ही जाएंगी आप, वो मुश्किल नहीं होगी। बहुत शुक्रिया तकवा, बड़ी इंस्पिरेशनल गुफ्तगू आपसे। बहुत सारी दुआएं आपके साथ, और इंशाल्लाह आप इस तरह अपनी हिम्मत बनाए रखें और मुख्तलिफ चीज़ें और चीज़ें अचीव करती रहें, क्योंकि आपने अभी इतनी सी एज में इतना सब कुछ अचीव कर लिया। थैंक यू तकवा फॉर बीइंग विद अस, कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर पेरेंट्स। कितनी खुशी होती है कभी कभार हमारे पास यंगस्टर्स कुछ आते हैं और उनसे बात करके उनकी वैल्यूज, उनकी क्वालिटीज आर सो अमेजिंग कि दिल खुश हो जाता है। और सियासी बातें भी ज़रूरी हैं, क्योंकि हम तो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक हम हैं और एक और है, एक बिलावल भुट्टो, हाँ, जो थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि ठंडा सा दिन चल रहा होता है, वो कोई बयान देते हैं तो थोड़ी सी रौनक लग जाती है। हाँ, थोड़ी सी वो ही मेक्स श्योर, या फिर वो समझे कि वो उन्हीं की वजह से पता चलता है कि यहाँ कोई इलेक्शंस भी होने वाले हैं कुछ हफ्तों में। अदरवाइज शायद बाकी तमाम लोग अपने मामलात में उलझे हुए हैं। जाहिर है मुस्लिम लीग नून चाहती है कि नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हो जाए, पीटीआई अपने मामलात में उलझी है। हैविंग सेड दैट पहले हमने ऐसे होता ही नहीं देखा, क्योंकि जब इलेक्शंस होने वाले होते हैं तो उससे 2-3 महीने पहले कल फिर बिलावल भुट्टो ने बयानबाजी की और मियां नवाज शरीफ के खिलाफ बयान देते हुए कहा कि शेर तो बिल्ली निकला, आवाम ने महंगाई। अच्छा, उनसे सुनते हैं ना कि उन्होंने क्या कहा। ओके, अगर मसला है तो हमारे बुजुर्ग सियासतदानों का अना का मसला है, अगर मसला है तो हमारे पुराने सियासतदानों के पुराने सियासत का मसला है। खास तौर पे जो हमारे पंजाब के सियासतदान हैं, जो हमारे लाहौर के सियासतदान हैं, उनका सियासत कोई ऐसा है कि या मैं खेलूंगा या मैं किसी को नहीं खेलने दूंगा। अच्छा, फिर आगे ये सुने कि बिलावल भुट्टो के बयान पर मौलाना फजल रहमान भी मैदान में आ गए ऑब्वियसली, और उन्होंने कहा कि बिलावल ने बुजुर्गों के बजाय खुद को मौका देने की बात की है, और इस बात का पहला निशाना तो खुद उनके अपने वालिद हैं। हमने पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी कोई इंतहा पसंदाना रवैया इख्तियार नहीं करना।
और हम समझते हैं कि इलेक्शन अगर हमारे कोई मामला बन जाते हैं तो बहुत ठीक, नहीं बन जाते तब भी हमें इंतखाबी मुहिम में कोई तलखी नहीं पैदा करनी चाहिए और हमारी सियासत बच्चों के हवाले नहीं होना चाहिए। पैगाम तो उन्होंने अपने वालिद को दिया है तो और उनकी वालिदा हयात होती फिर क्या करते हैं। जोक्स। अच्छा जी, रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने भी वाज़ेह कर दिया है कि मुस्लिम लीग नून तलखियाँ बढ़ाना नहीं चाहती, इसलिए बिलावल भुट्टो सरदारी को उनकी ज़ुबान और अंदाज में जवाब नहीं दे रहे। हम उनकी ज़ुबान या उसी अंदाज से जवाब जो है वो नहीं देना चाहते और हमारी कोशिश नहीं, हमारी ये पॉलिसी है कि हम इस किस्म की तलखियाँ जो हैं उनको कम करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि इलेक्शन के बाद अगर आपने इस मुल्क को बहरान से निकालना है, अगर आपने इस मुल्क को आगे लेके चलना है तो फिर आपको सबको साथ लेके चलना होगा। वैसे तो राना साहब मतलब बड़े खरी खरी सुना देते होते हैं जवाबी फायर में, तो इस बार पता नहीं क्यों इतने मोहतात लग रहे हैं। इन एनी केस बात कर लेते हैं इसी पे सीनियर सहाफ़ी तजियाकार सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ हैं। सलीम साफ़ी साहब, वैसे तो सियासत ठंडी पड़ी हुई है इस वक्त, लेकिन जितनी भी रौनक है ना, लेट अस यूज़ द टर्म रौनक, वो आ रही है बिलावल भुट्टो के बयानात से। तो उन्होंने नाम लेकर भी और नाम लिए बगैर भी नवाज शरीफ को निशाने पर रखा हुआ है। ऐसा क्या हुआ है कि बिलावल साहब इतने नाराज़ हैं मुस्लिम लीग नून से? असल में ये पिछले सालों में आप देख लें कि पीटीआई के बाद अगर इस्टेब्लिशमेंट की ज़्यादा ताबेदारी की है पिछली हुकूमत से, यानी 2018 के आगाज़ से या 2017 से, तो वो पीपल्स पार्टी ने की है। और जरदारी साहब ने बिलावल साहब को ख्वाब दिखाया था और बिलावल साहब ने ख्वाब दिखाया था बाकी कौम को कि वो नेक्स्ट वज़ीर आज़म होंगे, और इसलिए उनको वज़ीर ख़ारजा भी बनाया गया कि जी उनकी तैयारी हो जाए और एक भुट्टो की नकाली हो जाए। लेकिन अब उनको ज़ाहिरी बात है, ख़ुद तो बखूबी अंदाज़ा है कि जी उनके वज़ीर आज़म बनने का कोई चांस नहीं है और ये जगह मुस्लिम लीग नून को मिल रही है, तो इसलिए उनकी तोपों का ज़्यादा रुख भी मुस्लिम लीग नून की तरफ है। हालांकि आपसे कुछ अर्सा पहले हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत थी उसमें बिलावल साहब शहबाज शरीफ की टीम के रुकन थे और वो उनकी टीम के लीडर थे, और जितने भी डिसीजंस हुए हैं तो वो कलेक्टिवली होते हैं, काबीना के डिसीजन कलेक्टिवली होते हैं। तो उस हुकूमत में अगर महंगाई बढ़ी है, अगर कोई और कुछ हुआ है, अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है, तो उसके शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। अच्छा साफ़ी साहब, बिलावल की एक फरमाइश ये भी रही है, कहने वाले कहते हैं कि, और उनका बयान भी है कि बुज़ुर्ग सियासतदानों का वक्त अब ख़त्म हुआ, नौजवानों को मौका मिलना चाहिए। वैसे इसमें कोई मुज़ायक़ा भी नहीं है, लेकिन जो पार्टियों के हालात हैं इसमें नई नस्ल भी इन्हीं बुज़ुर्गों की आनी है सर्टनली, और उन्हीं की मौजूद भी है। ये अपने वालिदैन का तसलसल ही साबित होंगे या हो रहे हैं, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर नया खून आ भी जाएगा? तो आपको लगता है कोई उम्मीद रखनी चाहिए नौजवानों से? देखिए, शेख रशीद साहब काम की बातें तो बहुत कम करते हैं, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ के दौर में एक बात वो बार बार किया करते थे, वो कहा करते थे कि नए चेहरों की ज़रूरत फिल्म इंडस्ट्री में होती है, वो सियासत में नहीं होती। इस वक्त आप देखें कि दुनिया में जो ममालिक, अब तैयब उर्दगान क्या यंग है जिन्होंने तुर्की को यहाँ तक पहुँचा दिया, जो बाइडेन क्या यंग है, फिर इस वक्त एक नई जन्म दे दी है रूस को, वो पुतिन ने दे दी है, तो पुतिन क्या यंग है। फिर चीन को अमेरिका के मुकाबले में न सिर्फ ला खड़ा किया बल्कि कई मामलात में अब उनको सबकत भी मिल रही है, तो क्या वो यंग है चीन के सदर प्रेसिडेंट शी जो है, या इस वक्त हम इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर जो जुल्म ढा रहे हैं और वो सब कुछ कर रहे हैं, तो क्या वो यंग है? उसके जवाब में क्या इस्माइल हानिया यंग है? और ख़ुद बिलावल साहब के जो उस्ताद
उस्ताद भी हैं, जो उनके लीडर भी हैं, जो उनको रास्ता भी दिखाते हैं और बेसिकली बिलावल साहब की पॉलिसियों को वो तश्कील देते हैं। वो जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, तो वो क्या यंग है? तो बिलावल साहब को ये सोचना चाहिए कि इस तरह की बात करते वक्त इसकी जद में खुद उनके वालिद मोहतरम भी आते हैं। आते तो हैं वैसे। आपका सलीम साहब, वैसे भी तजर्बे का तो कोई वैसे जो सारे आपने नाम लिए हैं उनकी हुकूमतों से पूछे, उनके मुल्कों से पूछे और लोगों से, तो वो भी कोई खास खुश नहीं है उनके साथ। तो वहाँ यंग और चले यंग / न्यू फेसेस की हम बात कर लेते हैं या न्यू ब्लड की बात कर लेते हैं। शुडंट हैव टू बी दैट यंग, लेकिन एटलीस्ट नए आइडियाज़ ज़रूर होने चाहिए। खासतौर पे बाइडन वगैरह का आपने जिक्र किया, दे आर नॉट वेरी पॉपुलर इन देयर ओन कंट्रीज़, तो ये भी एक बात है। अच्छा, बाय द वे, इससे पहले जब हम पिछले घंटे में लास्ट में हमने वो एजिंग पॉलिटिशियंस की बात की है ना, और बिलावल की बात के देयर शुड बी सम यंग ब्लड एंड एवरीथिंग, तो बिलावल की बात से ही मुझे पता नहीं क्यों एकदम से दिमाग में कायम अली शाह भी याद आ गए। तो वो माशाल्लाह इतने ना यंग थे और एजिंग में भी वो महा एजिंग में थे when he was ruling ये सुबह। I was just thinking miss his memes. No, their memes are very much there. वो हो ना हो memes ज़रूर होंगे। I'm sorry, this was just a connection. तो I was just thinking बिलावल आप कैसे भूल गए उनको, but anyway, moving on. क्रिकेट की बात शायद अब उन्हें एहसास हो गया है ना कि नो मोर, it didn't work. हाँ, और वैसे भी मुराद अली शाह साहब को ऑब्वियसली 2 टर्म्स तो हो ही गई, सो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। अभी हम वापस क्रिकेट की बात करेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट में क्या तब्दीलियां की जा रही हैं, क्या तब्दीलियों का सिलसिला रुक गया है या नहीं रुक गया है। वर्ल्ड कप में नाकामी के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में जिन तब्दीलियों के इम्कानात जाहिर किए जा रहे थे, एक एक करके वो इम्कानात अब क्या वो चेंजेस हो रहे हैं। कप्तानों और टीम मैनेजमेंट की तब्दीली के बाद कोचिंग स्टाफ की तैनाती भी मुकम्मल हो गई है और कल उमर गुल और सईद अजमल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच मुकर्रर कर दिए गए। सईद अजमल स्पिन बॉलिंग और उमर गुल फास्ट बॉलिंग कोच होंगे। पीसीबी के मुताबिक दोनों कोचेस का पहला असाइनमेंट दौरा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है और मजमूई तौर पर पीसीबी ने जिन बड़ी तब्दीलियों का इरादा किया था वो सब हो गई हैं। लेकिन आपको बता दें कि साबिक क्रिकेटर्स की जानिब से पीसीबी पर तनकीद का सिलसिला बिल्कुल जारी है। वर्ल्ड कप के दौरान पीसीबी का जो किरदार रहा साबिक क्रिकेटर्स टीम की शिकस्त को, इसकी भी एक बड़ी वजह जो है ना वो क्रिटिसिज्म वगैरह की इसको वजह समझते हैं। और पीसीबी की प्रेस रिलीज़ हो या बाबर आजम की चैट का लीक होना हो, फिर बोर्ड के जिम्मेदारान की तरफ से ऐसे बयानात भी सामने आते रहे कि पाकिस्तान टीम पर एक और तरह का दबाव जो था वो बन रहा था। एंड एक्चुअली वी केप्ट मेंशनिंग दैट एज वेल कि दिस इज़ नॉट द टाइम, लेकिन कोई रुकने वाला तो था नहीं। साबिक क्रिकेटर्स की जानिब से ये सख्त सवालात पूछे जा रहे हैं कि हमेशा कुर्बानी का बकरा क्रिकेटर्स ही क्यों बनते हैं? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बजाते खुद बरी ज़िम्मा है? गुड क्वेश्चन। दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर दौरा ऑस्ट्रेलिया पर ना जाने का फैसला भी सर उठा रहा है और चीफ सिलेक्टर की जानिब से इस मामले पर बात की गई। तो साबिक क्रिकेटर आकिब जावेद ने इसका जवाब कुछ यूँ दिया, देखें। किस बेस पे आप उसको मना रहे हैं? एक प्लेयर है जो लाहौर कलंदर के डेवलपमेंट से आया, PSL में उसने परफॉर्म किया, आपने उसको T20 में आप लेकर आए, फिर उसके आगे जो सफ़र है वो PCB का है कि वो किस तरह से एक प्लेयर को डेवलप करते हैं। एक बच्चा जो है पिछले 1-1.5 साल से वो 4 डे का एक मैच नहीं खेला, तो आप किस ड्रीम में हैं? आप नींद में हैं, होश में हैं कि आप उस प्लेयर को कह रहे हो कि आप टेस्ट क्रिकेट खेल लो। एक खिलाया था ना उसे टेस्ट मैच, वो 1.5 दिन में वो अनफिट हो गया था। इसी पे ज़रा बात कर लेते हैं। आलिया रशीद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, डायरेक्टर मीडिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। बहुत शुक्रिया आलिया साहिबा, आपने वक्त दिया। आलिया साहिबा, सबसे पहले तो यही जान लेते हैं ना, पीपल आर आस्किंग अस एज़ वेल कि बोर्ड में बड़ी तब्दीलियाँ हो चुकी हैं, कप्तान, टीम डायरेक्टर, कोच, सिलेक्शन कमेटी वगैरह वगैरह, तो इज़ दैट लाइक इनफ? अभी कुछ तब्दीलियाँ, इज़ दैट ऑल या मज़ीद तब्दीलियाँ हम देखेंगे? ख़ास तौर पर फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर और डिपार्टमेंटल क्रिकेट के हवाले से अभी भी बहुत सारे सवालात हैं। देखिए, मेरा तो ख्याल है कि तब्दीली जो है वो एक ज़िंदगी का अहम जुज़ है, सफ़र का हिस्सा है। तो क्रिकेट बोर्ड में भी जो तब्दीलियाँ हुई हैं ये नागुज़ीर थीं
और बहुत सारे हल्के जो हैं इसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि आप देखिए हमारे जो कोचेज़ लगे हैं, टीम डायरेक्टर के तौर पे मोहम्मद हफीज़ आए हैं, उमर गुल आए हैं, बॉलिंग कोच आए हैं, सईद अजमल आए हैं स्पिनिंग बॉलिंग कोच के तौर पे। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, इसलिए कि देखिए टेस्ट क्रिकेट और ख़ास तौर पे ओवरऑल जो हमारी सिचुएशन है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। वर्ल्ड कप के बाद जो परफॉर्मेंस सामने आई है, हमें अंदाज़ा हुआ है कि स्किल का लेवल बढ़ाना है और स्किल पे आप उसी वक्त ही काम करेंगे, जैसे कि आपका क्वेश्चन भी है कि जब तक आप डोमेस्टिक क्रिकेट को इम्प्रूव नहीं करेंगे। इस पर बहुत कोशिश कर रहे हैं, नदीम खान साहब दिन रात लगे हुए हैं, क्रिकेट बोर्ड के लोग भी लगे हुए हैं, पिचेस को इम्प्रूव करने की कोशिश हो रही है और स्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए जितने भी मुमकिन हो सकते हैं इक़दामात उनको करने की कोशिश की जा रही है। देखिए रीजन्स को, डिपार्टमेंट्स को, दोनों को शामिल किया गया है। जो एक बहुत बड़ी शिकायत थी कि प्लेयर्स जो हैं वो जॉबलेस हो गए हैं, वो खेल रहे हैं। कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी अभी ख़त्म हुई है, पाकिस्तान कप अभी ख़त्म आपके सामने हुआ है, उसके बाद T20 नेशनल T20 24 से शुरू हो रही है। तो माशाल्लाह डोमेस्टिक क्रिकेट अपने बहाव की तरफ है और वक्त पे उसको करना ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि इतना टाइट स्केड्यूल चलता है तो उसमें ये चीज़ें प्रॉब्लम होती हैं उनको जब हमने फाइनलाइज करना होता है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो बड़ी कामयाबी से माशाल्लाह ये सीज़न जो है वो कंप्लीट हुआ है। ठीक है, ओके, कामयाबी से हुआ है, लेकिन वी जस्ट वांट टू नो फॉर हाउ लॉन्ग, क्योंकि ये सब बातें जो हैं सामने रखें तो ये बहुत बड़े फैसले हैं। लेकिन आज की हकीकत ये है कि ज़का अशरफ हिमसेल्फ जो हैं वो बाकायदा मुंतखब चेयरमैन PCB नहीं है, महदूद मुद्दत के लिए हैं, महदूद इख्तियारात हैं उनके। तो जो कुछ वो कर रहे हैं 2-4 महीने बाद अगर वो कमान में नहीं रहते तो क्या ये सब कुछ बदल जाएगा, फिर से एक और तब्दीली? कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम क्या है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है क्रिकेट चलाना। तो क्रिकेट कैसे चलेगी जब तक आप कोचेज़ को, कप्तानों को बाइख्तियार नहीं बनाएंगे, उनका इंतखाब नहीं करेंगे नए सिरे से चीज़ों को आगे ले जाने के लिए। ये जो उनको ज़का अशरफ साहब को, चेयरमैन साहब को जो राइट दिया गया है वो डे टू डे वर्क का है। तो ये उनके डे टू डे वर्क का हिस्सा है, कोई वो पार्टियां और फंक्शन थोड़ी हो रही हैं। वो तो अभी ICC पे गए हुए हैं, बल्कि आज वो कल पहुंचेंगे ICC की मीटिंग अटेंड करके इंडिया से। तो जो उनके इख्तियार हैं उसके मुताबिक वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए ही काम हो रहे हैं। हर जो भी आता है उसकी कोशिश होती है कि वो काम अच्छा करे, उसका नाम हो, और वो ज़ाहिर है क्रिकेट रिलेटेड ही वो डिसीजंस होते हैं। अगर वो पॉजिटिव मैनर में लेंगे, उनको सही डायरेक्शन में डालेंगे तो ऑब्वियसली हर तरफ से तारीफ़ होगी। तो इसीलिए उनकी कोशिश ये है कि जो स्किल है प्लेयर्स की उसको इम्प्रूव करने के लिए जो अच्छे लोग हैं, जो क्रिकेटर्स हैं, उनसे ज़्यादा कौन समझ सकता है क्रिकेटर से ज़्यादा कि कहाँ कहाँ क्या क्या इश्यूज़ हैं, उन पे काम होना चाहिए। उसी के लिए उन्होंने इन सबको इंतखाब किया है, इन तमाम प्लेयर्स का। और आई एम श्योर कि ये मोहम्मद हफीज़ और उनकी पूरी टीम जो है वो डिलीवर करेगी। वहाब रियाज चीफ सेलेक्टर हैं, बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बड़े बातमाद हैं। उसमें सबसे अच्छी बात ये जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की कि जी जो प्लेयर पाकिस्तान के लिए अवेलेबल नहीं है या वो उस पर नखरे करेगा तो ये अच्छा मैसेज नहीं है। और हम उस पर उनको क्लियर कट ये बताएंगे कि लीग्स खेलने के लिए प्लेयर सिर्फ नहीं हैं, उनका हक है वो ज़रूर खेलें, लेकिन जहाँ भी पाकिस्तान की नेशनल ड्यूटी आपकी आएगी वहाँ पे तो आपको आना चाहिए। अब ये तो ज़्यादती है कि प्लेयर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा भी हों और फिर ये कहें कि हम अपनी मर्ज़ी से चूज़ एंड पिक करेंगे। तो मुझे तो लगता है कि ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये जो गुलदस्ता बन रहा है इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के ख़िलाफ़ जाने के लिए, ये बड़े पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आ रहे हैं और क्लियर मैसेज भी दे रहे हैं, जिसको मेरा ख्याल है कि बहुत ज़रूरत है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट को इसकी। होपफुली आप कह रही हैं पॉजिटिव माइंड के सेट के साथ जाएंगे तो नताइज भी अच्छे निकलेंगे। अब आ जाते हैं उस हॉट टॉपिक पर जिस पर बोर्ड का मौक़िफ़ आना ज़रूरी है। देखिए, रमीज़ राजा, आकिब जावेद, वसीम अकरम जैसे लोग ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस अपनी जगह बुरी थी, ठीक है, लेकिन चलते टूर्नामेंट में कप्तान पर चेयरमैन तनकीद करें, उनकी चैट लीक करें, मलबा उन्हीं पर डाल दें, इंतहाई गैर मुनासिब बात नहीं है ये। तो क्या साबिक क्रिकेटर्स की तनकीद जायज़ है, आपको लगता है? आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पे वजाहत देना चाहती हूँ, वो ये है कि कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड कप के दौरान कहीं ये क्रिटिसाइज़ किया हो बाबर आजम को, कप्तान को, या उन पे ये जिम्मेदारी डालने की कोशिश की हो कि इस हार के आप जिम्मेदार हैं। देखिए, एक वन साइडेड अफेयर, आप एक वन साइडेड बात सुनते हैं ना तो बिल्कुल ठीक है, आप उस पर एक राय कायम कर लेते हैं, लेकिन जब आप दो तरफा बात सुनते हैं और उसको समझते हैं कि एक्चुअली अगला कहना क्या चाह रहा है, तो फिर आपको बात समझ में आती है। जो कन्वे होती है वो ये है
कि बाबर आजम साहब, इसमें कोई शक नहीं है, हमारे इतने ज़बरदस्त वो प्लेयर हैं, काबिल एहतराम प्लेयर्स हैं। जब वर्ल्ड कप की टीम सेलेक्ट हुई थी या उससे पहले भी जो टीमें सेलेक्ट होती रही हैं, बाबर आजम एक इंडिपेंडेंट मिजाज के आदमी हैं और मैं समझती हूँ कि कप्तान जो है उसको होना भी चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो सिलेक्शन कमेटी के दूसरे रिकमेंडेड प्लेयर्स हैं आप उनको इग्नोर कर दें। तो उसमें वो जो एक प्रेस रिलीज़ आई थी जिसमें ये कहा गया था कि जी इंज़मामुल हक और बाबर आजम साहब की मर्ज़ी से पूरी टीम दी गई है, तो उनको, और ये वाक़तन ऐसे ही हुआ था, हकीकतन वो किसी एक प्लेयर पे भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं थे और बोर्ड ने पूरी तरह सपोर्ट किया। पीछे चेयरमैन खड़े रहे कि भाई जिस तरह बाबर आजम कह रहे हैं वो करें, इंज़मामुल हक जिस तरह जिस चीज़ को मुनासिब समझ रहे हैं वो करें। ये फैक्ट है, मतलब चाहे कोई माने या ना माने, ये फैक्ट है। तो ये वजाहत करने की कोशिश उसमें की गई थी और बहुत सारी चीज़ें मैंने पहले भी हमने प्रोग्राम में ये अर्ज़ किया था कि देखिए बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स और चीज़ें और डिस्कशंस जो हैं वो सोशल मीडिया पे चलती हैं जिनको आप हर वक्त टेलीविज़न पे नहीं दिखा सकते, वो नामुनासिब भी होती हैं। तो इसी तरह ये हर चैनल की अपनी ज़िम्मेदारी थी कि उसने कौन सी चैट जो है वो दिखानी थी और किसका मैसेज दिखाना था, क्या उसकी ज़िम्मेदारी उन्होंने ली भी थी बाद में। तो ओवरऑल जो हमारे मोहतरम क्रिकेटर जब तनकीद करते हैं तो वो उनका हक़ है, मगर प्लीज़ ज़ातियात से सबको बचना चाहिए। पॉलिसीज़ को जितना मर्ज़ी क्रिटिसाइज़ करें और क्रिकेट पे जितनी भी बात करें, लेकिन अगर आप जैसे ये कहते हैं कि जी हमें तो पता ही नहीं इन्होंने कितने दिन रह जाना है, जैसे आपने सवाल में भी पूछा कि रहेंगे तो नहीं रहेंगे, बात क्या है कि निज़ाम चलने चाहिए, लोग तो आते जाते हैं। चलिए ये भी आपकी बात सही है, एक्सेप्ट लोगों को प्रॉब्लम ये है, आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ बातें हर चीज़ आम या पब्लिक में करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो बातें हो रही थी ना ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, जैसे कि वो चैट लीक हो जाना या फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह की, मतलब आईसीसी वर्ल्ड कप के वक्त सारी बातें हो रही थी अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक्सेप्ट फॉर द क्रिकेट इटसेल्फ। तो इर्द गिर्द की हर चीज़ हो रही थी बट क्रिकेट में बात नहीं हो रही थी। ये बताएं कि बोर्ड ने बाबर आजम को जिस तरह कप्तानी से हटाया है तो जाहिर है कि ये समझा गया है कि परफॉर्मेंस की ख़राबी के बड़े ज़िम्मेदार जो हैं वो वही हैं। तो अगर ऐसा ही है तो बतौर खिलाड़ी भी उन्हें नहीं रखना था, फिर उनको क्यों रखा हुआ है? तो ये भी एक सवाल है। ये एक प्रॉब्लम नहीं होगी? नहीं, ये किस किस्म का सवाल है, मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करती यार आप लोगों से, इसलिए कि बाबर आजम बहुत बड़े प्लेयर हैं, ठीक है ना, वो एज ए प्लेयर बहुत बड़े प्लेयर हैं। क्रिकेट की तारीख भरी पड़ी है ऐसे लोगों से जो कभी अच्छे कप्तान नहीं, सचिन तेंदुलकर उनसे बड़ा प्लेयर कोई नहीं पैदा हुआ, लेकिन क्या वो अच्छे कप्तान थे? नहीं, उनको हटना पड़ा, उनको हटाना पड़ा। ये कोहली, अगर आप दूसरी मिसाल ले लें, ऐसी कई मिसालें हैं, इसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर आप एज ए प्लेयर ग्रेट प्लेयर हैं और आप कप्तान अच्छे नहीं हैं तो ये आम सी बात है, बहुत से लोग सीख जाते हैं। मेरा ख्याल है 2019 के बाद सरफराज को हटा के बाबर आजम को ये कप्तानी दी गई। उन्होंने 4 साल उन्होंने सीखने की भी कोशिश की, लर्निंग का प्रोसेस भी उनका था, उन्होंने इम्प्रूव भी किया। इसीलिए बोर्ड की ख्वाहिश थी कि वो टेस्ट क्रिकेट जो है उसको एक्सेप्ट करें और उसमें अपना रोल अदा करते रहें, वो साथ साथ ग्रूम भी होते रहेंगे। वाइट बॉल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शाहीन आफरीदी को T20 न्यूजीलैंड टूर के लिए नामजद किया है कप्तान। तो एक प्रोसेस है जिसको हम सबको समझना है कि अगर उस प्रोसेस में आप ऑनेस्टी से नहीं चलते या उसमें ब्लैक एंड वाइट में चीज़ों को डिस्कस नहीं करते तो यकीन करें ख़राबियाँ हमेशा मौजूद रहेंगी। तो ऐसा नहीं है, बाबर आजम ग्रेट प्लेयर हैं, वो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है, पाकिस्तान क्रिकेट की बैटिंग की बैकबोन है वो बेसिकली। तो इंशाल्लाह शान मसूद की कप्तानी में ये लोग ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया में हम बेशक नहीं जीते कभी, सीरीज़ तो नहीं जीते, कुछ टेस्ट मैचेस जीते हैं, लेकिन हमें तवक्को ये करनी चाहिए कि हमारी टीम में वो फाइटिंग स्पिरिट आए कि अगर आप हारते भी हैं तो कौम को दुख नहीं होता कि कम से कम आपने पूरी मेहनत की, पूरी तरह अपना 100% दिया, हार भी गए तो कोई बात नहीं, खेल में हार जीत होती है, लेकिन हम चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए अगर काम कर रहे हैं तो यकीनन सबको इसमें अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। ये रिटोरिकल सवाल था आलिया जी। अच्छा ये बताइएगा कि एक और इशू ये भी है, और अभी आप बता रही थी हम खिलाड़ियों की अपनी मर्ज़ी और अवेलेबल होने या ना होने पे बात कर रहे थे, हारिस रऊफ़ वाला इशू। सिलेक्शन कमेटी समझती है कि उन्हें टेस्ट के लिए दस्तयाब होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया में हारिस ऐसा नहीं समझते। जब भी मोहम्मद आमिर ने, आपको याद है, आपको तो याद ही होगा, किया था तो फिर वाइट बॉल के लिए उन्हें कंसिडर करना बंद कर दिया गया था। तो क्या हारिस के साथ भी यही होगा या अब सोच बदल गई है और ज़माना बदल गया है?
नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, थोड़ी सी मैं एक वजाहत ज़रूर करना चाहूँगी कि हारिस रऊफ वाला मसला प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सामने आया और इसमें 2 पॉइंट्स हैं। एक तो ये जो जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया कि वहाब रियाज ने ये ख़ास तौर पे ये बात क्लियर कट वाज़े तौर पे कही है कि पाकिस्तान ने जब आपको आवाज़ दी है ना तो आपको आना पड़ेगा। अगर आपको कोई इंजरी नहीं है, आपका फिजियो बताता है कि आप 100% फिट हैं, लेकिन आप टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, तो ये फिर एक तकलीफ दह बात है, क्योंकि पाकिस्तान ने आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया है, इज़्ज़त दी है, नाम दिया है, आप यहीं से बने हैं। इसमें एक छोटी सी बात है, एक दूसरा एंगल है, वो ये है कि हारिस रऊफ जो हैं वो T20 के स्पेशलिस्ट ही समझे जाते हैं। देखिए, जो अजीम प्लेयर होगा ना वो सिर्फ 4 ओवर्स तक महदूद नहीं रहेगा, उसको 10 ओवर की भी बॉलिंग करनी है, और अगर वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है तो उसको तीसरे स्पेल में भी फ्रेश होके आना है, और उसने विकेट टेकिंग ऑप्शंस उसके पास होने चाहिए। उसका कंट्रीब्यूशन ही यही है। मोहम्मद हफीज़ और वहाब रियाज, इनकी कोशिश पूरी ये है कि ये एक जो डेवलपमेंट का सिलसिला है उसको जारी रखा जाए, क्योंकि ये बात मैंने ज़ाती तौर पे भी वहाब से डिस्कस की थी कि भाई आप अगर एक प्लेयर जो है, अभी हमने देखा है वर्ल्ड कप में भी उन पे काफ़ी प्रेशर रहा, अगर वो 10 ओवर में भी काफ़ी मार पड़ी हमारे बॉलर्स को, तो क्या ज़रूरी है कि आप उनको इंसिस्ट करें कि वो टेस्ट क्रिकेट खेलने जाएं? तो उन्होंने कहा देखिए, दो बातें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि हम अगर इनको खिलाएंगे नहीं, साथ साथ नहीं रखेंगे, तो वो डेवलपमेंट रुकेगी। हमें इनको ग्रूम करना है, हमें इनको आगे लेके जाना है, बिकॉज दे आर यंग प्लेयर्स। अभी तो इन्होंने पाकिस्तान को बहुत सर्व करना है। तो इसी तरह वसीम जूनियर का भी मैंने डिस्कस किया था। तो ये सब उस प्लानिंग का हिस्सा है कि इनको खेलना चाहिए और इनको अपनी बॉलिंग रेड बॉल क्रिकेट में भी इम्प्रूव करनी चाहिए। आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि फिर हर बंदा ये चाहेगा कि हम सिर्फ 4 ओवर वाली क्रिकेट खेलें, तो पाकिस्तान टीम फिर कहाँ जाएगी। बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे जो डोमेस्टिक क्रिकेट के बेहतरीन प्लेयर्स हैं, साइम अयूब वगैरह, उन लोगों को चांस दिया गया है, टेस्ट टीम में उनका नाम आया है, तो हमें अच्छे की ही उम्मीद रखनी चाहिए। तो हारिस के साथ ये बात नहीं है कि उनको वाइट बॉल में नहीं पूछा जाएगा या कोई इंतकामी जज्बा आ जाएगा, या खुदा ना खास्ता ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, और ना ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पर बिलीव करता है। बट रिजर्वेशंस हैं हारिस के इस फैसले पे, ये तो इससे क्लियर हो गई है बात। अच्छा, बहुत लंबी बात होगी आलिया, एक और सवाल, लेकिन रिजर्वेशंस, एक और सवाल, ये एक मामला जो इंजमामुल हक और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला उठा था, उसकी इंक्वायरी बिल्कुल चल रही है। तो इसका जो भी नतीजा आए, लेकिन इस स्कैंडल में एक और नाम था और वो था रिजवान का नाम। तो क्या रिजवान को इस कंपनी से अज खुद अलहदा हो जाना चाहिए? आपका मशवरा क्या होगा उनके लिए? नहीं, देखिए, मोहम्मद रिजवान का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है ना, इसलिए कि मोहम्मद रिजवान तो उस कंपनी का एक हिस्सा हैं डायरेक्टर के तौर पे, जिसमें इंजमामुल हक हैं, तलहा हैं, जो कि एजेंट हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स के। मोहम्मद रिजवान का तो कोई कंट्राडिक्शन ही नहीं है। हर प्लेयर, बल्कि तमाम ही प्लेयर्स ऑलमोस्ट अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करते हैं और ये उनका हक है। तो अगर उन्होंने किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तो उसमें कतई कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ ये आई है कि इंजमामुल हक साहब को जब हमने चीफ सिलेक्टर बनाया तो उनको वो पहले अगर वो डिक्लेयर कर देते ये बात, तो फिर वो यकीनी तौर पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो नहीं उभरता। तो ये एक पॉइंट था, इसमें रिजवान का तो कोई कसूर नहीं है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका आलिया जी। थैंक यू आलिया। मगर वैसे अगर हम अभी वी लुक बैक एट आवर वर्ल्ड कप जर्नी, तो क्या क्या ड्रामेटिक मोड़ आए हैं ड्यूरिंग द टूर्नामेंट? चीफ सेलेक्टर लाइक चैट, फोन, फिर सिलेक्टर का बीच में छोड़ के चले जाना, रिजाइन कर देना। अब ना आपने बड़ा कुछ मिस किया, आप इधर नहीं थे। आपने मैं लाइव ड्रामा मैंने मिस किया। मैं जरा खबरें तो मिलती रहती थी, लेकिन वो जो उस वक्त एड्रेनलिन होता था ना, ओह क्या हो रहा है, हाँ। सो वो जरा मिस किया। अच्छा, अभी आगे बढ़ेंगे। फुटबॉल मैच से हमने शुरू किया था, हम हार गए हैं ताजिकिस्तान से। इस्लामाबाद में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालीफायर राउंड के मैचेस हैं। ग्रुप जी के मैच में कल ताजिकिस्तान ने मेजबान पाकिस्तान को आउट क्लास एक्चुअली किया है। ताजिकिस्तान ने मैच 1 के मुकाबले में 6 गोल से जीता। अब वर्ल्ड कप क्वालीफायर में पाकिस्तान का जो अगला मैच है ना, वो है आफ्टर अ गैप ऑफ 4 मंथ्स, और अगले बरस 21 मार्च को उर्दन की फुटबॉल टीम आएगी पाकिस्तान, और पाकिस्तान इसी राउंड में अपना एक मैच इससे पहले सऊदी अरब से भी हार चुका है। ये वैसे आपको याद दिलाने के लिए बता रहे हैं, जबकि इससे पहले बिल्कुल कंबोडिया को 1-0 से पाकिस्तान ने शिकस्त दी थी। तो ये अच्छी वाली बातें भी बीच में याद दिलाया करें ना। पाकिस्तान टीम के पास
अभी अगले मैच की तैयारी के लिए काफ़ी टाइम है। वो क्या करेंगे, क्या हो सकता है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान फुटबॉल टीम के साबिक कप्तान तो कंबोडिया को हमने हराया ही था ना, तो अगले फिर राउंड में आए थे। तो इस वाले ग्रुप में कंबोडिया नहीं है, ग्रुप जी की हम बात कर रहे हैं। ईसा, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अब ईसा बताइएगा, कल का मैच लिटरली हम आउट क्लास हुए, हमारी बुरी परफॉर्मेंस थी या अभी हम उस लेवल पे नहीं हैं और हम शायद ज़्यादा तवक्कुआत लगा बैठे हैं कि हम आगे जाएंगे? नहीं, आगे तो जाएंगे, आगे जाएंगे। मैं तो कुछ क्रिटिसाइज सऊदी अरब वाला मैच भी हम नहीं जीत सके थे। आपका क्या तज्जिया है कल के मैच और सऊदीया वाले मैच, दोनों पे बात कर लेते हैं। बिल्कुल, एक बात तो क्लियर है कि पाकिस्तान जितना भी एक मेगा इवेंट्स है वर्ल्ड कप, दुनिया में जब भी ये इवेंट्स होते हैं तो तकरीबन 10 साल पहले इसके लिए प्लान करते हैं। तो हमारी बदकिस्मती है, जब भी वो फीफा वर्ल्ड कप के लिए जब ड्रा निकलता है तो फिर उस वक्त हमें याद आता है कि हम वर्ल्ड कप का हिस्सा है, तो फिर हम तैयारी स्टार्ट करते हैं। एक वजह तो हमारा ये है कि हम बहुत लेट जो है ना वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू करते हैं, और दूसरा ये है कि जो लास्ट मैच जो हमने खेला था, जो एक अच्छा प्लान के साथ हमने एक बड़ी टीम को मतलब रोका था, आखिरी 2 मिनट 5 मिनट में जो 2 गोल हुआ है, तो मेरे ख्याल से कोच को चाहिए था कि उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते थे, उसी स्ट्रेटेजी के साथ कल वाला मैच भी खेल लेते थे। क्योंकि ये जो ताजिकिस्तान है, जो हमारे राउंड में तीनों टीमें जो है ना, ये बहुत स्ट्रांग टीमें है। ये इनकी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इतना मजबूत है, इनकी प्रोफेशनल लीग्स है और इनकी जो प्लेयर्स है कम अज कम सालाना जो है ना ये डोमेस्टिक 45 से 40 मैच खेलते हैं और साथ ही तकरीबन 15 से 20 इंटरनेशनल मैच खेलते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो डोमेस्टिक ढांचा है वो बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल हमारा स्ट्रक्चर है नहीं। तो मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि वो जो प्लेयर्स होते हैं उनकी फिटनेस लेवल, उनकी टेक्निक, हर चीज हमसे बेहतर है। तो कल जो हमने एडवांस फुटबॉल खेला है, अटैकिंग फुटबॉल खेला है, तो मेरे हिसाब से मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम को नहीं खेलना चाहिए था, डिफेंसिव खेल लेता था जिस तरह हमने सऊदीया के सामने खेला है, और तकरीबन हमने उसको रोका भी, हमें 3-4 से अच्छे चांस भी मिले हैं। तो कल जो हमने एडवांस फुटबॉल खेला है, तो एडवांस फुटबॉल में वो हमसे बहुत अच्छा है। हमारे प्लेयरों में इतनी सलाहियत नहीं है, इतने एक्सपोजर उनके पास नहीं है इंटरनेशनल मैचेस की कि वो एडवांस खेले और फिर साथ डिफेंस भी करे। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था जो कल हमारी टीम जो है ना खासकर डिफेंस के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था उनको रोकना। ये तो अच्छी बात है कि कुछ गोल इस तरह हुए कि मिस हुए, मतलब कीपर ने सेव किया, वरना 10 गोल भी हो जाते थे। तो मेरे ख्याल से हमारी तैयारी वर्ल्ड कप के लिए बिल्कुल नहीं है, सिर्फ यही एक वजह है कि हम बहुत लेट तैयारी शुरू करते हैं। अच्छा ईसा, आप ये बताइएगा। अच्छा, ये बात वैसे इंटरेस्टिंग आपने की है कि हमें अभी डिफेंसिव ही खेलना चाहिए, और खासतौर पे क्योंकि डोमेस्टिक ढांचा तो हमारा मतलब लिटरली कुछ भी नहीं है। अभी तो हमने लिटरली वो फुट इन द डोर वाली बात है, तो अभी तो हम बीच में आए हैं, हाँ पाँव अड़ाया है, और अभी 4-5 मैचेस और भी रहते हैं क्वालिफायर में। स्ट्रेटजी की आप बात कर रहे हैं, कोच हमारा नया है, फॉरेन कोच है जिसने बड़ी अच्छी एक कॉन्फिडेंस भी दिया हुआ है पाकिस्तान को। अब अगले मैच और अभी जो हुए उसमें 3-4 महीने का गैप है, किस तरह आगे बढ़ना चाहिए टीम को लेके, क्योंकि अब होप्स जो हैं वो भी हाई हो गई हैं, और हमें ये पता चल गया कि अगर चाहें और दिल लगाएं और सही तरीके से खेलें तो जीता भी जा सकता है, हमारी सक्सेसेस हो सकती हैं। देखो, हमारे प्लेयरों में स्पिरिट है, जज्बा है, वो खेलते हैं, वो अपने कोशिश करते हैं। मैंने कहा था कि जब तक आप लॉन्ग प्लानिंग के साथ तैयारी नहीं करोगे तो इस तरह इंटरनेशनल मैचेस खेलना मुश्किल होता है। अभी देखो, हमारे इस कोच के पास इनका कोई कसूर नहीं है, ये डायरेक्ट इसको टीम उस वक्त मिला है जो 1 हफ्ता पहले मिला है। इनको हमने 25 प्लेयर इनको हैंड ओवर किया हुआ है। अगर अभी हमारा डोमेस्टिक फुटबॉल शुरू होता था तो उसमें से ये तकरीबन और प्लेयर भी पिक कर सकते थे, उस सेलेक्ट कर सकते थे, टीम का हिस्सा बना सकते थे, मगर बदकिस्मती से कि हमारे लीग भी नहीं है, हमारे डोमेस्टिक फुटबॉल है नहीं। अब ये बेचारा कहाँ से जो है ना प्लेयर जो है ना जो 3 महीने के बाद जो मार्च में हमारे मैचेस है उसके लिए टीम बनाए, तो मगर एक चांसेस है जो अभी हमारे चैलेंज कप की तैयारी हो रहा है, अगर उसमें जो है ना इनको कुछ प्लेयर, क्योंकि पाकिस्तान का इस तरह दो टीमें और भी बन सकती है, पाकिस्तान में अच्छे प्लेयर है, अच्छे टैलेंट है। सिर्फ बदकिस्मती ये है कि ये जो सिलेक्शन हुआ है, इस सिलेक्शन पे भी बहुत से इतराजात हुए हैं। जब ये कोच नहीं था, जो हमारे पाकिस्तानी कोच था, तो उस वक्त भी बहुत से क्रिटिसाइज लोगों ने किया था, क्योंकि ये ट्रायल्स मेरिट पे नहीं हुआ है और ये जो प्लेयर की सिलेक्शन थी ये भी मेरिट पे नहीं था। बदकिस्मती ये कि देखो, दुनिया जब प्लानिंग करते हैं ना, बड़े बड़े यूरोप की कंट्रीज,
वो अपने जो टॉप लेवल की जो क्लब्स है ना, सारे प्लेयर उसी में जो है ना रखते हैं, ताकि उनकी कॉम्बिनेशन बन जाए, उनको ज्यादा मैचेस इकट्ठे मिल जाए डोमेस्टिक में, ताकि वो वर्ल्ड कप हो या यूरो कप हो उसकी तैयारी के लिए। तो हमारे यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है। जब तक हम अपने प्लेयर साथ नहीं रखेंगे, उनकी कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। अभी एक प्लेयर इंग्लैंड से आ रहा है, एक डेनमार्क से आ रहा है, तो डायरेक्ट मैच के दिन इकट्ठे होते हैं। नहीं, तो इस तरह इंटरनेशनल एक तो ये अवे और होम प्लेयर्स वाला कॉम्बिनेशन आप क्या समझते हैं? इज इट वर्किंग आउट फॉर अस? बिकॉज वी फील दैट प्रॉब्ली इट मे वर्क आउट। पूरी दुनिया में होता है, ऐसा कोई अनोखा कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ नहीं है। और हमें मजीद यहाँ से तो लड़के ढूंढने ही हैं, हमारी बहुत बड़ी आबादी है। दुनिया में भी जो डुअल नेशनल पाकिस्तानी हैं उनके लिए भी कोई ट्रायल्स होने चाहिए, वहाँ से भी और टैलेंट आना चाहिए। हमारे बाहर के जो ओवरसीज पाकिस्तानीज बहुत हैं, कोई मेरा ख्याल है 6-7 हैं हमारी टीम में। वेव प्लेयर्स ना, यस बिल्कुल। हमारे पास जो ओवरसीज प्लेयर है वो जो प्रोफेशनल प्लेयर है, इसमें कुछ इस तरह प्लेयर भी आ जाते हैं जो सेमी प्रोफेशनल है, जो सिर्फ वीकेंड्स पे खेलते हैं। और जो प्रोफेशनल जो अभी आए हुए हैं, जिस तरह अभी हमारे 3 से 4 प्लेयर माशाल्लाह बहुत अच्छे प्लेयर है, उसने टीम को बहुत सहारा दिया है। अभी भी उसी की वजह से टीम ने थोड़ा बहुत परफॉर्म किया है। मेरा कहने का मकसद ये है कि कम से कम जो है ना कैंप इतना लंबा होना चाहिए ताकि वो साथ रहे, उनकी कॉम्बिनेशन हो कि वो 2 दिन पहले आ रहे हैं और फिर मैचेस खेल रहे हैं। उनको यहाँ पे, अगर वो यहाँ पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे हैं तो उन्हें यहाँ पे ट्रेनिंग करनी चाहिए। दैट्स ऑल द टाइम वी हैव। बहुत शुक्रिया, दोबारा आपसे डिस्कशन करेंगे इस पे, बिकॉज वी वुड लाइक कि हमारी टीम जो है फुटबॉल की भी जबरदस्त किस्म की बने, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट तो आपने देख ही लिया है। मतलब मैच था और किस तरह से क्राउड चार्ज था और स्टेडियम भरा हुआ था। ये सब अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान के माशी मसाइल की बड़ी वजह मुल्क में डॉलर्स की कमी है, क्योंकि तरसीलात ज़र किसी भी मुल्क के लिए लाइफ, हमारे लिए तो ज़्यादा ही लाइफलाइन की हैसियत रखती हैं। यही वजह है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को कानूनी ज़राए जैसा कि बैंकिंग चैनल्स के ज़रिए रुकूम मुल्क भेजने की तरगीब दी जाती है। वैसे क्या आई वंडर कि क्या मज़ायका है, क्या हर्ज है? बहुत सारी मिसकंसेप्शंस भी हैं लीगल चैनल्स के थ्रू पैसे भेजने से जुड़ी हुई, जिसको हम आज जिनको दूर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज भी लोग हवाला हुंडी का सहारा ले रहे हैं, जो गैर कानूनी होने के साथ साथ मुल्क की मईशत के लिए भी तबाहकुन है। मतलब आप इतना, हमें पता है कि आप बहुत दर्द रखते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क का, लेकिन फिर इक़दामात क्यों ऐसे करते हैं जिससे मुल्क को नुकसान हो? ये तो जरा बताइए हमें। अच्छा, ये शिकवा तो हमारा बनता है आपसे, लेकिन क्यों प्रेफर करते होंगे एंड व्हाई इट इज़ अ बेटर वे कि आप बैंक के थ्रू करें, बैंकों के थ्रू करें? ये हमने आज बात करनी है। हमें ज्वाइन किया फारूक अहमद खान साहब ने, जो कि ग्रुप हेड हैं कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड इंटरनेशनल बिजनेस एट बैंक अल फलाह। बहुत शुक्रिया फारूक साहब। पहले तो यही क्लियर कर देते हैं, व्हाई डू पीपल प्रेफर, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज होते हैं वो हवाला हुंडी की तरफ क्यों जाते हैं? इज़ इट बिकॉज बैंकों के थ्रू भेजना उनको बहुत कम्बरसम प्रोसेस लगता है, पेपर वर्क है, या फिर इट्स मोर एक्सपेंसिव डूइंग दैट? क्या रीज़न लगता है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग द शो। देखिए, मेरे ख्याल से इट हैज़ टू डू मोर विद कि एक लैक ऑफ अवेयरनेस और मिसपरसेप्शन की बात है। पाकिस्तानी बहन भाई जो अपने हार्ड मनी पाकिस्तान भेजते हैं, हवाला हुंडी एक ट्रेडिशनल रास्ता रहा है, बट बैंक्स और एक्सचेंज कंपनीज आजकल जो हैं दे आर एज एफिशिएंट, एज सीमलेस एंड एज कॉस्ट एंड एज सेफ। सो आई थिंक ये जो कोशिश हम कर रहे हैं इन द इंडस्ट्री वो यही है कि हम लोगों को एजुकेट करें कि जी बैंक के थ्रू पैसा भेजना इज़ एज एफिशिएंट इफ़ नॉट मोर, इट इज़ डेफिनेटली मोर सिक्योर। और इस पर काफ़ी सक्सेस हुआ भी है और हमारी ऑब्जेक्टिव यही कि इसको इंशाल्लाह और बढ़ाते रहेंगे। एंड आई थिंक डाउन द रोड हवाला हुंडी और इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो कम होते जाएगा। अच्छा, एक सवाल और, चलिए हम इन मीडियम्स पे तो बात करेंगे किसके ज़रिए नहीं, लेकिन ये हमारा यूनिक एस्पेक्ट है इन द वर्ल्ड कि हम लोग इतने ज़्यादा रेमिटेंसेस पे डिपेंडेंट हैं एज एन इकोनॉमी, एज अ कंट्री, कि मतलब रेमिटेंसेस कम होती हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, रेमिटेंसेस ज़्यादा होती हैं तो हमारी हेडलाइनें चल रही होती हैं, हमारे वज़ीर आज़म आके तकरीरों में बयान कर रहे होते हैं। Is it a unique phenomena for us या फिर बहुत से मुल्कों के साथ ही? कई डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये फिनोमेना आता है और हमारे अलावा बांग्लादेश ऐसे कंट्रीज़ भी, वहाँ भी रेमिटेंसेस का काफ़ी इम्पैक्ट होता है। पाकिस्तान 6th लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेस का, तो ऑब्वियसली दुनिया में कई मुल्क हैं, फ़िलिपींस वगैरह, वहाँ भी इस पर डिपेंडेंस होता है। लेकिन पाकिस्तान में प्रॉब्लम हमारा ये है कि हम जनरली एक ट्रेड डेफिसिट सिचुएशन में होते हैं। हमारा करंट अकाउंट ऑब्वियसली अंडर प्रेशर रहता है। हम इंपोर्ट करते हैं और हम एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा गैप जो है बिटवीन इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो काफ़ी सिग्निफिकेंट होता है। 2023 में हमारा वो गैप था ट्रेड बैलेंस का इंक्लूडिंग सर्विसेज कोई $45,000 का, और 22 में, और 23 में ये गैप हो गया था तकरीबन $30 बिलियन का। अब ये फाइनेंस तो होना है कहीं से, तो या तो ये फाइनेंस होगा करंट अकाउंट से जो आपके ट्रेड वाला का, या फिर कैपिटल अकाउंट जिसमें लोन्स प्राइमरीली आ जाते हैं।
होम रेमिटेंस हमारे लिए इसलिए अहम है बिकॉज वो जो आता है पैसा होम रेमिटेंस से उतने हमें फिर कम जाना पड़ता है कैपिटल अकाउंट में रेज करने के लिए। तो पाकिस्तानी केस में जब 45 अरब हमारा डेफिसिट था 2022 में, तो हमारे रेमिटेंसेस 31 अरब थे। सो दैट मीन्स के फॉर एवरी डॉलर कमिंग इन उतना आपको कम जाके बोरो करना पड़ता है। और 23 में हमारे पास जिस तरह का 29 अरब का डेफिसिट था और होम रेमिटेंसेस कोई थे 27 अरब के। सो उसकी इंपॉर्टेंस ये रहती है कि हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेजमेंट के लिए रेमिटेंसेस बहुत आसानी हो जाती है। इसके बगैर हम ज़्यादा मुसीबत में होते हैं। तो फिर तो और भी जरूरी है ना कि लोग लीगल मींस से भेजें। बिल्कुल, ताकि वो डॉक्यूमेंट तो होना, लीगल मींस पे आएगा तो फिर डॉक्यूमेंट होगा। जो लीगल मींस से आएंगे वो डायरेक्टली फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सपोर्ट करते हैं। अदरवाइज अगर जो इलीगल मींस से आएंगे उसका नुकसान होता है या वो बस कोई ना फायदा नुकसान होता है, कोई इम्पैक्ट नहीं होता। उसका इम्पैक्ट जहाँ तक एंड बेनिफिशियरी को पैसे मिलते हैं बट कंट्री को फायदा कोई नहीं होता आपके एक्सटर्नल फाइनेंसिंग और आपके बैलेंस पेमेंट्स मैनेजमेंट। तो जब हम एक तीर से दो शिकार कर सकते हैं कि मुल्क को भी फायदा पहुंचा दें और जिसको बेनिफिशियरी है उसको तो फायदा हो, तो क्यों ना करें। दूसरा नुकसान ये भी है ना, फॉर एग्जांपल जो पैसे आते हैं इनफॉर्मल चैनल से उसमें पर्पस ऑफ फाइनेंसिंग, सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग वो क्वेश्चनेबल होते हैं। आपको पता है कि टेररिज्म है, मनी लॉन्ड्रिंग है, ये कंसर्न्स हैं ग्रे लिस्ट के, उसमें वो इन्हांस हो जाता है। Then it's also not on the record. बिल्कुल, मतलब कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है वो वाली बात भी है। एंड आई थिंक जो भेज रहा होता है, जिसने रिसीव करने होते हैं, उसको भी ज़रूरत तो होती होगी ना, कोई रिकॉर्ड तो होना चाहिए। कल को कोई इधर उधर बात होगी तो मैं किसी के पास तो जाऊँ ये बात करने के लिए। आप सही कह रही हैं, जिस तरह पाकिस्तान में डॉक्यूमेंटेशन इकॉनमी की हम उस पर काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट काम कर रही है उसके ऊपर, और डाउन द रोड ये इट विल बी मोर इम्पॉर्टेंट कि लोग अपने रिसीट्स का अकाउंटेबिलिटी और रिकॉर्ड रखें, तो इसलिए फॉर्मल चैनल से ज़्यादा आने चाहिए। अच्छा, बहुत सारी कंपनीज हैं जिसके ज़रिए लोग आपको पता ही भेजते हैं। एस मनी के साथ आपकी पार्टनरशिप नई है या पुरानी है, पहले से चल रही है? जो लोग एस मनी के थ्रू रेमिटेंस भेजेंगे उनको बैंक अल-फलाह के सारिफीन को क्या फ़ायदा होगा, क्या कोई इंसेंटिव है, नहीं है? ठीक है, एस मनी जो है इज़ वन ऑफ आवर मेनी पार्टनर्स। हम कई पार्टनर से काम करते हैं बट एस वन ऑफ आवर की पार्टनर्स है और ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव इनोवेटिव कंपनी है इस बिज़नेस में। एंड ये कोई 28 कंट्रीज़ में करते हैं ऑपरेट और इनके पास सलाहियत है कोई 106 मुल्कों में पैसा भेजने की। हमारा इन रिलेशनशिप कुछ सालों से चल रहा है और ये हमारे की पार्टनर हैं। पाकिस्तान में कंट्रीब्यूशन की इंपॉर्टेंट है, ये तकरीबन कोई 800 मिलियन डॉलर पाकिस्तान भेजते हैं। सो ऑब्वियसली उसमें हमारा रोल होता है कि गिवन कि वो भी डिजिटली सेवी ऑपरेटर है और बैंक अल्फा भी एक लीडिंग डिजिटल बैंक है, तो वो इंटीग्रेशन मेड सेंस फॉर अस। और उस पर एडवांटेज है कि जो एंड रिसीवर है उसके फैसिलिटेशन है कि पैसे जल्दी उनके अकाउंट में आएँ और उनके इवन थ्रू एम वॉलेट्स एंड दे कैन इवन पे द यूटिलिटी बिल्स थ्रू मनी कमिंग इन थ्रू अस। इंटरेस्टिंग। अच्छा, तो ये दिस इज एन एज ओवर अदर सोर्सेस जिस तरह मनी आ रही है, क्योंकि ये सारी चीज़ें वी वुड एक्सपेक्ट कि ये वैसे भी होती हैं। ये बाकी होती भी है बट इसमें आई थिंक जो हमारा इसमें साथ की इंटीग्रेशन वो ये है कि हमारे सिस्टम्स अब इंटीग्रेट हो चुके हैं, सो उस पर आई थिंक फैसिलिटी और ईज़ बढ़ जाएगा। ये थोड़ा सा समझा दें, सिस्टम इंटीग्रेट मतलब यू हैव अ वॉलेट और यू हैव अ बैंक अकाउंट और उसी में फ़ौरन से पैसे आ जाएंगे एंड यू कैन डू योर थिंग्स। अभी देखें, अभी जब पैसे आते हैं बाहर से किसी और थर्ड पार्टी से, वो एक अकाउंट में आते हैं फिर वहाँ से निकलते हैं। ये अब हमारे API साथ बात करते हैं। सो सिस्टम्स इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि वहाँ ट्रांजैक्शन पोस्ट होगी वो ऑटोमेटिकली हमारे रिकॉर्ड सिस्टम्स में आ जाएगी। और कितने दिन लगेंगे? बिकॉज़ टाइम इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स अ मैटर ऑफ सेकंड्स। अच्छा, क्योंकि यूजुअली लोग भेजते हैं कि इट टेक्स डेज। नहीं, फिर वो एक नंबर देते हैं, फिर आपको जाके एक नंबर अपने आईडी कार्ड के साथ नंबर दिखाना पड़ता है। अगर अकाउंट में होता है तो कुछ दिन लगते हैं। नहीं, आजकल पाकिस्तान में फॉर रेमिटेंस कमिंग इनटू योर अकाउंट और इनटू योर वॉलेट इज अ मैटर ऑफ सेकंड्स और मिनट्स। अच्छा, यानी आपको आई डोंट नो दैट कि बड़ी देखें ये चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं कि अभी ज़रा इन्फॉर्म हो, हमें खुद नहीं पता था। वी आर ट्राइंग टू फाइंड दीज थिंग्स आउट। दिस साउंड्स फेयरली ईजी। ये बताएं कि बैंक अल-फलाह इटसेल्फ और क्या कर रहा है कि जो रेमिटेंस की अब बात की और मुल्क को फ़ायदे की, वेरी इंपॉर्टेंट, हमें हर चीज़ में इसको भी इन माइंड रखना चाहिए। तो और क्या तरीके हैं किस चीज़ के लिए? रेमिटेंस के लिए। देखिए, रेमिटेंस के लिए पाकिस्तान में जो लैंडस्केप है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें बैंक्स काम करते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज काम करते हैं। ऑफ कोर्स 2009 में स्टेट बैंक, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने PRI लॉन्च किया था, पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव। और उस वक्त हमारे रेमिटेंसेस फॉर्मल सेक्टर में थे कोई $6 बिलियन। वो अमाउंट जिससे मैंने एक्सप्लेन किया पहुँच गया है तकरीबन 25-30 अरब के रेंज में। तो उसके बाद से ये सब बैंक्स इन्वॉल्व हुए हैं, साथ पार्टनरशिप की है स्टेट बैंक के साथ। स्टेट बैंक एक प्रोएक्टिव और कोलैबोरेटिव रेगुलेटर है। और उसके बाद से हमने देखा है कि क्या हुआ इसमें एडवांटेज क्या होते हैं? पब्लिक अवेयरनेस एंड नॉलेज। इसमें बैंक्स इन्वेस्ट करते हैं मार्केटिंग के अंदर, स्टेट बैंक करता है रोड शो, समिट्स। हम जाके लेबर कैंप्स में जाके लोगों को एजुकेट करते हैं अबाउट द बेनिफिट ऑफ सेंडिंग मनी थ्रू फॉर्मल चैनल्स। जो हमारे भाई बहन जाते हैं बाहर काम करने के लिए, जब वो लगवाते हैं अपना प्रोटेक्ट स्टैंप एयरपोर्ट पर या उससे पहले प्री डिपार्चर में ब्रीफिंग्स होती हैं और हम उनको लोग करते हैं अवेयर। तो ऑब्वियसली बैंक अल-फलाह अलॉन्ग विद इट्स पीयर बैंक्स एंड पार्टनर्स ये सब काम में मतलब शामिल है। और द आइडिया इज़ के
मैं इसको नहीं समझता कोई कंपटीशन बिटवीन बैंक्स। हमारा कंपटीशन इस हवाला हुंडी। हमारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि जो पाए है फॉर्मल सेक्टर का वो इंक्रीज हो, और उसके लिए उसमें मुल्क का फ़ायदा है। और हमारे जो भाई बहन अपना हार्ड मनी बाहर बेचते हैं उनको इनकरेज किया जाए कि वो फॉर्मल सेक्टर के थ्रू आए। इसको मैं देखता हूँ एज अ हाईवे जो शुरू हुआ 2 लेन से, अब 4 लेन हो गया और 6 लेन। द मोर रिसोर्सेज वी हैव इन द फॉर्मल सेक्टर एड्रेसिंग दिस, उतना ही वो मोटरवे हाईवे वाइडर और फास्टर होगा इंशाल्लाह। मुझे तो सारी आपकी बात में ये रिलायबिलिटी फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि व्हाई टेक अ रिस्क, मतलब देयर इज अ वे टू गो अबाउट इट। तो आप क्यों फिर किसी और तरीके की तरफ जाएं? थोड़ा सा सेल्फलेस होके आप जिसको पैसे भेज रहे हैं उसको तो बेनिफिट होगा ही, लेकिन अगर साथ ही आपके मुल्क को भी फ़ायदा हो जाए तो हम क्यों वो रास्ता चुनेंगे जिससे हमारे मुल्क को नुकसान होगा? तो हम वो रास्ता भी चुन सकते हैं जिससे हमारे मुल्क को फ़ायदा हो। तो अगर हम सब कंट्रीब्यूट करेंगे तभी तो हम ये शिकवे बंद करेंगे कि पाकिस्तान में तो कुछ ठीक नहीं होता, क्योंकि हम कौन सा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कुछ ठीक करने के लिए? हम अपने काम तो ठीक करें। थैंक यू सो मच फारूक अहमद खान साहब, बहुत शुक्रिया। बैंक अल फलाह के ग्रुप हेड कॉर्पोरेट एंड इन्वेस्टमेंट। थैंक यू। और अच्छा, ये आप बताएंगी? हाँ, मैं बता दूंगी। पहले तो हम एक आपको बताना चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलियन मतलब वर्ल्ड चैम्पियन जो हैं वो एक तो उनके कप्तान वापस पहुंच गए ऑस्ट्रेलिया, और उनकी इस्तकबाल हमें होता है ना कि हमें कोई 800 लोग लेने आने चाहिए, ऑल दैट वो खामोशी से फोटोग्राफर्स थे, 2-4 तस्वीरें उन्होंने ली, कुछ मीडिया था, थोड़ी सी मीडिया थी, लेकिन वो उस तरह जमघट्टे नहीं थे जो कि वी वुड एक्सपेक्ट कि जब कोई वर्ल्ड कप जीत के आता है। तो आपको याद है ना एक दफ़ा पाकिस्तान ने जो वर्ल्ड कप जीता था तो बग्गियां आई हुई थी, बग्गी में बैठ के जैसे कि, लेकिन ये टू बी फेयर टू देम इनकी आधी से ज़्यादा टीम तो इंडिया में ही है ना, अभी खेल रही है। 5 T20 मैचेस की सीरीज है। कोई फैनफेयर एज सच हुमा को लग रहा है कि नहीं है। एक तो हमें लगता है कि ऑस्ट्रेलिया चूंकि वर्ल्ड चैंपियन है इसलिए बहुत ही क्रिकेट ऑब्सेस्ड नेशन होगी। ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट पॉपुलर है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी स्पोर्ट्स हैं जो पॉपुलर हैं। सो क्रिकेट इज नॉट द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स देयर। और दूसरी बात यह है कि सिर्फ हमारा नहीं है फिनोमेना। आपने अर्जेंटीना को देखा था जब वो गए थे जीत कर वर्ल्ड कप, तो क्या सड़कों पे किस तरह लोग निकले हुए थे, पूरा मेले का। तो बेसिकली आपका कहना है ये स्पेसिफिक टू ऑस्ट्रेलिया कि वो इतने कोई फैनफेयर नहीं करते? हाँ, शायद नहीं करते। पर स्पोर्ट भी तो उनका आपने जैसे बता दिया है कि उनका ये नंबर 1 स्पोर्ट है। नहीं तो वर्ल्ड कप क्यों ले गए? अगर नंबर 1 भी नहीं था तो हमारे लिए किसी के लिए छोड़ जाते। other sports are also as popular. हमारे लिए तो बस एक ही है ना, हमारी ऑप्शन नहीं है। तो दूसरा ये है कि भाई इंडियन फैंस ने बहुत ही बुरी तरह रिएक्ट किया है, खासतौर पे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स। What else did you expect? पता नहीं, आई एक्सपेक्टेड बेटर। क्या मतलब है, उनकी अपनी खुद अनडिफीटेड टीम एंड तक गई और अभी उन्होंने उनके साथ सीरीज भी खेलनी है। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया अभी भी एहलिया को धमकियां मिली हैं और भी लोग हैं जिनको धमकियां मिली हैं। वी आर गोना सी यू टुमारो इंशाल्लाह।